जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप इतने अच्छे कमेंट करते हो, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी हटके है, पीछे जो मैं स्टोरी डालती थी उनसे। प्रियंका के साथ आई आज। प्रियंका की जो लाइफ है वो एक बहुत ही स्ट्रगल से गुजर रही है, अब भी गुजर रही है और पीछे तो बहुत ही ज्यादा गुजर रही थी। तो प्रियंका ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रखा है कि अपने समाज में क्या है, लड़कियां, कुछ तो लड़कियों को ससुराल अच्छे नहीं मिलते, कुछ लड़कियों को ससुराल अच्छे मिलते हैं तो वो खुद वहां पे सेट नहीं होती। तो प्रियंका के केस में इसको ससुराल सही नहीं मिला। सबसे पहले तो जब इसका रिश्ता हुआ उसी में धोखा हुआ, वो प्रियंका वीडियो में बताएगी कि क्या धोखा हुआ। और उसके बाद भी ससुराल वालों ने बहुत ज्यादा परेशान किया इसको। तो 10 साल तक तो ये झेलती रही समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा, घर वालों को परेशान नहीं करना, टेंशन नहीं देनी। बट 10 साल के बाद उसने स्टेप उठाया, उसने घर वालों को भी बताया और समाज से ऊपर उठ के उसने स्टेप उठाया। वहां से आके अपने बच्चों को खुद पाल रही है वो। और एक यूट्यूब चैनल बना रखा है प्रियंका ने, प्रियंका धारीवाल के नाम से। उस पे उसने अपनी पूरी स्टोरी बता भी रखी है। और आज वो अपनी इस वीडियो में पूरी स्टोरी बताएगी कि उसके साथ कैसे धोखा हुआ और कैसे क्या क्या किया ससुराल वालों ने 10 साल में, और कैसे वो वहां से निकली और अब अपने बच्चों को कैसे पाल रही है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रही। कैसे हो प्रियंका? नमस्कार भाई, बढ़िया हूँ मैं। रेनू, आप कैसे हो? बढ़िया प्रियंका। तो प्रियंका बताओ, आपका जब रिश्ता हुआ था तो क्या धोखा किया था उन्होंने आपके साथ, क्या झूठ बोल के आपका रिश्ता हुआ? सबसे पहले तो मैं राम राम कहूंगी सभी यूट्यूब फैमिली को भी और देसी विदेशी ग्लोबल चैनल को भी। और भाई, मेरा नाम है प्रियंका। मेरे चैनल का नाम है प्रियंका धारीवाल। वैसे तो मैंने अपनी सारी जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैंने सब कुछ अपने चैनल पे बताया है। फिर भी आज मुझे मौका मिला है देसी विदेशी ग्लोबल चैनल पे बताने का। और बताने का सिर्फ मकसद ये है कि मेरे जैसी बहुत सी बहनें हैं जो इस सिचुएशन से, घरेलू हिंसा के शिकार हैं और गुजर रही हैं। बहुत सी तो इस चीज से निकल भी नहीं पा रही है, वही घुट घुट के जी रही हैं। तो सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए, अगर मेरे बताने से कि मेरे साथ क्या हुआ था और कुछ बहनें मेरे से मोटिवेट होती है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की। तो वही, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मैं अपने ससुराल में 10 साल रह के आई हूँ। तो आपने पूछा कि सबसे पहले मेरे साथ क्या धोखा हुआ था शादी में। तो भाई, मेरी शादी हुई उस टाइम पे रिश्ता करवाने वाली मेरे घर परिवार से ही थी लड़कियां। तो उन्होंने लड़का बताया था। तो उस टाइम पे उन्होंने 10th बताया था लड़के को कि 10वीं पास है। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मेरी शादी के 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि लड़का अंगूठा टेक है, बिल्कुल बिल्कुल ही अनपढ़ है। यहाँ तक कि अपने नाम के अलावा वो कुछ नहीं पढ़ सकता, गांव का नाम तक नहीं पढ़ सकता वो। तो सबसे बड़ा धोखा मेरे साथ ये हुआ था, शादी के 2 महीने बाद मुझे पता चलता है। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था उस टाइम पे कि ये क्या हुआ। आज के टाइम में अनपढ़ होना छोटी बात नहीं है। आज के जमाने में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, ये बात आप सब भी जानते हैं। बाकी फिर मैंने ये सोच के कि भाई देखो, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। उस टाइम पे मुझे मेरे माँ बाप की भी चिंता थी कि अगर मैं उनको बताऊंगी तो वो टेंशन लेंगे। तो मेरे को ये था कि मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पहले के लोग कहाँ पढ़े लिखे होते। तो ये सोच के मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और मैं वहां रह रही थी। लेकिन वहां रहना आसान नहीं था। आपको पता मेरी कैसे चला कि ये बिल्कुल ही अनपढ़ है? वो पता ऐसे चला कि कुछ टाइम पहले तो वो ऐसे मजाक मजाक में मुझे बोलता रहता था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं आता। तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, मजाक मजाक में बोलता था। लेकिन ऐसे एक दो बार जैसे वो मुझे मायके से लेके आया, तो अप्रोच रोड था, वहां पे नाम पढ़ पढ़ के आना पड़ता था। अब मैं भी कभी ऐसे स्पेशल गाड़ी में निकली नहीं थी, बस बस में एक आधी बार मामा के घर जाती थी, मैं ऐसे कभी बाहर निकली नहीं। तो क्या था कि मुझे भी नहीं पता था रास्ते का, ससुराल के रास्ते का। तो वो रास्ते में मुझसे नाम पूछता था कि इस बोर्ड पे क्या लिखा। मैंने बोला आप पढ़ लो। बोले नहीं मुझे नहीं आता। तो मैंने सोचा, तब भी मुझे लगा मजाक कर रहा है। फिर घर आते आते उसने मेरे सामने ये सच्चाई खोली। मैं गाड़ी में ही ऐसी सुन हो गई थी कि ये क्या हुआ। तो उसके बाद उस रात रोई, दूसरे दिन सुबह रोई, उससे अगली रात मैं इतनी रोई थी
पर फिर मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, एक अनपढ़ है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, गुजारा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही धक्का था। देखिए मेरी शादी के दूसरे ही दिन जब पग फेरी होके मैं आई थी, तो इतना कलेश हो रहा था नीचे, और उन लोगों ने मेरे सामने म्यूजिक चला के रखा था ताकि मैं सुन ना पाऊं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके घर में ये रोजाना होता था। सिर्फ मैं नई नई थी तो मुझसे छुपाने के लिए कि भाई इसको पता नहीं चलेगा। बाकी इतना था कि आगे यही सब देखना था, होना था। डेली सास ससुर की गालियां, ससुर पी के देते थे, सास बिना पिए देती थी। माँ बहन की गाली, मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां, जो कि मैंने अपने कुछ हद तक तो मैंने अपने चैनल पे बताई है, प्रियंका धारीवाल चैनल पे बताई है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो मैं चैनल पे भी नहीं बता सकती। हर छोटी बड़ी बात पे मेरे मायके वालों को, मेरे भाई की अर्थी उठा देती थी, तेरा भाई मर जाए, तेरे बाप मर जाए, तेरी माँ मर जाए। मेरी सास का तो ये डेली के डायलॉग थे। और नंगे बुच्चे घर की, मतलब इससे भी गंदी लैंग्वेज मेरे लिए वो यूज करती थी। तो ऐसे ही करते 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 मेरे 3.5 साल तो मेरे वैसे ही निकल गए। मैंने घर, और यहाँ तक कि मेरी शादी को 3-4 महीने हुए थे, मेरे हस्बैंड ने, वो कहते हैं ना, खैर करते तो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उसने अपनी अनपढ़ता जाहिर कर दी मेरे सामने। शादी को 3-4 महीने हुए थे, उस आदमी ने मुझे इतनी बुरी तरह से नोच खाया था, जानवरों की तरह मेरे बॉडी पे निशान थे। मैंने मेरी सास को बताया तो उसने क्या बोला कि तू झूठ बोल रही है, और वैसे भी पति कुछ भी कर सकता है, उसे हक होता है ये सब। तो उसने ये बोला। मैंने जिन्होंने मेरे रिश्ता करवाया उसको बताया, उसने भी इस चीज को इग्नोर कर दिया। उस टाइम पे फोन होते नहीं थे, और पर्सनल फोन तो मेरे पास दूर दूर तक नहीं था। मेरे हस्बैंड के फोन से मैं बात करती थी, तो उस टाइम पे मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, अपने मायके वालों को भी नहीं बताया ये बात। हम्म। तो फिर उसके बाद ऐसे ही फिर मैं मायके चली गई थी। उसने मतलब 2 दिन तक लगातार यही किया, मैंने खूब, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने तीसरे दिन जाके अपने भाई को कॉल की कि भाई ऐसे ऐसे मुझे लेने आ जा। तो वो मुझे लेने के लिए आया, लेके गया। मैंने मेरी सास को सब कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे इसने हरकत की है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरे मायके जाने के बाद उल्टा ही उन लोगों ने मेरी बदनामी की कि वो ना, अभी क्या बताऊं, खुल के तो मैं नहीं बता सकती, कि लड़के को, हमारे लड़के को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये बोल के मेरी बदनामी की। मुझे बहुत गुस्सा आया। महीना भर मैं वहां रही। मेरे पापा ने बोला कि बेटा क्या करना है। उस टाइम पे मैंने सिर्फ ये सोचा था, मेरे पापा ने एक बार तो मेरी शादी मुश्किल से की है, कर्जा पानी उठा के। हमारा बैकग्राउंड इतना मतलब ये नहीं है कि हम, यही है बस दाल रोटी चल रही है। तो एक बार तो पापा ने मुश्किल से शादी की। दोबारा अगर मैं ऐसे ही घर बैठ जाऊंगी तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। उस टाइम पे एक महीना अगर बेटी घर पे बैठ जाए तो बातें बनने लग जाती थी। आज आजकल तो ये बात कोई समाज की इतनी परवाह नहीं करता। हाँ करते हैं, पर इतना नहीं है जितना 10 साल पहले था। तो उस टाइम पे फिर मैंने उस चीज को, हाँ उसको डांटा धमकाया, घर आए तो लेने वो चीज मतलब बोलते हैं लोग, अभी बोलेंगे भी। ये बात मैंने अपने चैनल पे नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था लोग ये बोलेंगे कि अगर शुरू में ये सब हो गया था तो क्यों नहीं छोड़ा उसको, क्यों गई दोबारा। तो भाई देखो, अपनी फैमिली की, समाज की सोचना पड़ता था। अब भी सोच रही है बहुत सी बहन बेटी। तो मैंने भी यही चीज सोची थी उस टाइम पे। तो मैं आ गई थी। आने के बाद उनका वही चलता रहा, सास हर छोटी बात पे गालियां देना, देवर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की साइड। और मेरे हस्बैंड का तो ये था कि पूरे 10 साल में पता नहीं मैं कितनी बार सास से, ससुर से, देवर से पिटी हूं। आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी ये नहीं बोला कि आप लोग इस पे हाथ क्यों उठा रहे हो। कभी मेरी साइड नहीं ली, ना कभी उन्होंने ये बोला कि इसको मत मारो। उसके बाद ऐसे ही चलते चलते 3.5 साल हो गए। उसी बीच में प्रेग्नेंट भी हो गई थी, मुझे मेरी बेटी हुई थी। मेरी बेटी के जापे में उन्होंने फिर भी, भले उन्हें गालियां दी, लेकिन अब उस टाइम पे भी ये लगा लो वो कुछ भी नहीं थे। जो बाद में उनका चेहरा मेरे सामने आया ना बेटी होने के बाद, उसके सामने तो पहले वाला कुछ भी नहीं था। जब मेरी बेटी हुई तो उन लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाया। मेरी बेटी जब मैं जापे में थी तो उन लोगों ने ये बोल के कलेश किया कि इसके पास कुछ नहीं है, हमारी बेटी क्या लेके जाएगी, पीलिए मतलब जापा निकालने आए तो हमारी बेटी क्या लेके जाएगी। इस बात पे उन लोगों ने इतना कलेश किया था। मेरी सास ने, ननद ने मेरा जाबड़ा भींच दिया था, बाल बाल नोच लिए थे। मेरी बेटी मेरे से छीन ली। जब मेरे भाई पीलिया लेके आया, उसी दिन की बात है ये, 10 दिन का मेरा पीलिया आया था। उससे जो 10 दिन का था, जैसे मेरी बेटी हुई उसके 10 दिन बाद पीलिया आया था। उस बीच जो कलेश हुआ वो तो हुआ डेली। मैंने एक एक दिन, कैलेंडर में एक एक दिन ऐसे सर्कल कर करके निकाले थे कि आज का दिन भी गया, आज का दिन भी गया।
पीलिए वाले दिन जब मेरा भाई आया तो मेरे भाई ने ये बोला कि चल मेरे साथ। उस टाइम पे मैं रेडी भी हो गई थी जाने के लिए कलेश को देख के, लेकिन उन लोगों ने मेरा बच्चा छीन लिया, मेरी बेटी को छीन लिया, तेवर ने और ननद ने। बोली कि ये तो हमारा खून है, तेरे को जाना है तो जा। उस टाइम पे सिर्फ मैं अपनी बेटी की सोच के रह गई थी कि मैं नहीं जाऊंगी अपनी बेटी को छोड़ के। उसके बाद उन लोगों के और ज्यादा पर निकल आए। उन लोगों ने सोचा कि अब नहीं गई तो आगे क्या करेगी हमारा। उसके बाद उन्होंने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, और भी ज्यादा गंदी गंदी गालियां, मारपीट, ससुर ने भी हाथ उठाया, ननद ने भी, नहीं तो देवर किस ने भी। बात से चिढ़ते थे आपसे? इतना चिढ़ते क्यों थे फिर? वो क्यों मारते थे इतना ज्यादा बिना बात के? वो ना जाहिल गवार लोग हैं सारे। बेशक भले ही मेरा हस्बैंड अनपढ़ है, लेकिन उनकी सोच सबकी घटिया है। वो लोग ये सोचते हैं हमसे ऊपर कोई नहीं है, बस उनकी सोच ही घटिया है। पता है मेरे देवर की सोच ये है, क्योंकि मेरी सास भी, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी मेरे साथ ही, मेरी सास भी शुरू दिन से पिटती आई है मेरे ससुर से, और मेरी दादी सास भी पिटती थी। तो मेरे देवर ने मुझसे ये बात बोली हुई थी कि हमारे घर में लेडीज पिटती हैं। अभी तो नई नई है, उस टाइम मेरी शादी को 1.5-2 महीने हुए थे, तब मेरे देवर ने ये बात मेरे कानों में डाल दी थी कि अभी तो नई नई है, रुक जा, तेरे थोड़े दिन लाड होंगे, फिर बाद में हमारे घर में लेडीज पिटती हैं, तू भी पिटेगी। ओए होए। तो उस टाइम पे तो मैंने ये बोला था कि मेरे को तो ये बात बोल रहा है, रुक जा, तेरी शादी हो जाने दे, मैं मतलब देखूंगी कौन आजकल पिटता है, जब अपनी वाइफ को ये बात समझाना। तो ऐसे ही मेरे को ये रहता था कि जल्दी से देवर की शादी हो जाए, मैं भी तो देखूं ये कितना उसके साथ भी करते हैं। तो देवर की शादी हो गई 3.5 साल बाद, मेरी बेटी थी। और ये बात है कि मेरी बेटी के साथ, मतलब जब तक मेरी बेटी नहीं हुई थी ना, उनको लगता था लड़का होगा। वो ठीक ठाक रहे थे, खिलाने पिलाने में ठीक रहे थे। जैसे ही बेटी हुई उन्होंने अपना रंग बदल दिया। मैं एक बच्चे के लिए दूध तक पानी का, मेरी बेटी के लिए ना आधा दूध आधा पानी मिला के रख देती थी, मैं अपनी बेटी को वो पिलाती थी। और अगर पूरी डिटेल बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं बाकी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ भी है। तो उसके बाद देवर की शादी हो गई। देवर की शादी होने के बाद मुझे लगा कि चलो उसके साथ या तो ये सही रहेंगे, या तो वो इनको ठीक कर देगी, या फिर भाई मेरे भी कोई दर्द बांटने वाली आ जाएगी। तो उसके आने के बाद उसके साथ तो आते ही मेरे कम से कम मेरे 9 महीने इन्होंने गालियां दी, चाहे कुछ भी किया, पर मेरे बच्चा पेट में था तो इन्होंने खिलाने पिलाने में, मैं किसी की झूठी नहीं कहूंगी, खिलाया पिलाया, चाहे इन्होंने ये सोच के खिलाया कि लड़का होगा। उसके साथ तो आते ही शुरू कर दिया इन लोगों ने। आते ही उसके साथ शुरू कर दिया कलेश, गालियां, उसको तो डेली गालियां मिलती थी। हालांकि मैंने कभी एक जो होती है ना संस्कारी बहू, मैं सुबह 4:30 उठती थी, फिर इनके कहने पे 5:30 उठती थी, मैंने सबकी वो सुबह शाम पैर छूने वाला काम, और खाने पीने में हमेशा आगे से आगे, रात को अगर 12 बजे भी आके ये बोलते ना रोटी बना दे, तो वो मैंने कभी किसी चीज पे नहीं कहलाया। तब भी मुझे गालियां मिलती थी, मार मिलती थी। तो देवरानी आने के बाद फिर उसके साथ भी वही हुआ। जब मेरी बेटी थी जापे में, जब मेरी बेटी हुई, तो ऐसे ही देवरानी को जब बेटा हुआ ना, तो उसके साथ भी वही लेने के ऊपर मेरी ननद ने कलेश किया। और उसको तो जिस दिन उसका बेटा 9 दिन का था, मेरे बेटी 10 दिन की थी, कलेश वो उसका बेटा 9 दिन का था, 9 दिन को के बेटे को लेके भागना पड़ा उसको रात को पुलिस बुला के, क्यों, और वो भी नंगे पैर, क्योंकि ये लोग बच्चा छीन रहे थे। जैसे अब इनको क्या था कि जैसे मेरे साथ किया वही उसके साथ करने की कोशिश की। तो जब उससे बच्चा छीन रहे थे तो वो बच्चे को बचाने के चक्कर में उसने चप्पल तक नहीं पहनी, सर पे कुछ नहीं ओढ़ा था, सिर्फ अपने बच्चे को ऐसे बचा के, और वो पुलिस के सिक्योरिटी के उससे निकल गई बाहर। तो इन लोगों ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। उसके बाद मैंने उस घर में, उसने भी, लेकिन मैंने एक कमरे में जो कि पूरा टपकता था, आप लोग सोचिए ना, हस्बैंड पढ़ा लिखा था ना, जॉब थी उसके पास, मुश्किल से वो जॉब करने के लिए मैंने बाहर निकाला उसको, क्योंकि ताने मुझे मिलते थे कि तू नहीं कमाने देती इसको। मैंने हाथ पैर जोड़े, समझाया, उसको बाहर निकाला, तब जाके वो 2 पैसे घर में लाने लगा था। नहीं तो उसका भी मेरे सर ही वो फोड़ते थे कि ये नहीं जाने देती। उसके बाद एक कमरे में पूरा टपकता था कमरा, मेरे फर्नीचर तक गल जाता था, तो मैं कभी वहां पतीला लगा दिया, वहां पतीला लगा दिया, 2 बच्चों को लेके एक रूम में गुजारा कर रही थी। अच्छा, फिर आ गया कोरोना टाइम। कोरोना टाइम में मेरे देवर ने मुझसे बंटवारा मांग लिया कि मेरे ससुर से कि बंटवारा कर दो। जब हम इतने परेशान थे तब उसने कभी बंटवारा नहीं मांगा, अपनी शादी होते ही बंटवारा मांग लिया कि बंटवारा कर दो।
कोरोना टाइम था, मैंने इतने हाथ पैर जोड़े, मैंने मिन्नतें की, भाई कोरोना निकल जाने दो, अभी हमारे पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, काम है नहीं, जो कुछ करता था वो भी घर पे बैठ गया है। कोरोना में किसी की हालत छुपी नहीं है किसी से, सबकी यही हालात थे। उस टाइम पे मेरे देवर ने मेरी एक नहीं सुनी, जबरदस्ती बंटवारा करवाया। देवर के हिस्से में बना बनाया हिस्सा आ गया, मेरे हिस्से में खंडर आया था जो कि टूटा हुआ था। मेरे पास एक पैसा नहीं, ससुर ने उस टाइम पे ये बोल दिया मैं तुम्हारे साथ हूं, कर लेंगे। बाद में ससुर ने भी हाथ उठा लिए। अभी सिचुएशन ये थी कि एग्रीमेंट बनवा लिया था देवर ने कि इस तारीख को तुम लोगों को यहां से निकल जाना है, चाहे तुम्हारा बने या ना बने। अब मुझे दिन रात ये टेंशन खाए जा रही थी कि अब क्या करूं, अब मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊं। दिक्कत ये आ गई कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो फिर भी मैंने देखो मायके में भी कसर नहीं छोड़ी। मैं जब कॉलेज जाती थी या पढ़ाई पेपर देने भी जाते थे ना, हम दोनों बहन भाई, तो हम मम्मी पापा की खेत में मदद करके तब जाते थे, चाहे हमारी पढ़ाई हो पाए या ना हो पाए, पर हमें हमसे ना हमारे मम्मी पापा भी दुखी नहीं देखे जाते थे। तो हमने मेहनत शुरू दिन से ही की है। तो मायके में भी मैंने खूब मेहनत की है, खेती भी की है, घर का काम भी। ससुराल में भी मेरे को तो यही था। हालांकि मेरे पापा ने ये सोच के शादी की थी दिल्ली में शादी करूंगा ताकि मेरी बेटी को ना गोबर कूड़ा ना करना पड़े, यहाँ पे करके गई है वहां ना करना पड़े, दिल्ली में ब्याहूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ भी वो स्ट्रगल चलना था। फिर मैं निकलती उसी प्लॉट में जाके रोजाना खड़ी हो जाती और देखती अब क्या करूं। फिर मैंने शुरू कर दिया, मैंने मेरी दीदी से मेरे भाई से मायके वालों से बोला कि मैं ऐसे ऐसे डेली जाके अगर कुछ करूं, साफ सफाई वहां की तोड़फोड़ करूं, तो ऐसा नहीं है 1.5 साल है हमारे पास, क्या पता हो जाए। तो बोला कि हाँ ठीक है करो भाई, मेहनत करो। मेरे घर वाले भी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे, तो मुझे भी यही बोला कि करो। मैंने अपनी बेटी को मेरी दीदी के पास छोड़ा, बेटा मेरा छोटा सा था, उसको साथ लेके उसको एक गाड़ी दिलाई ताकि वो वहां मिट्टी में खेल ले। उसको छोड़ के छोटे से बेटे को मैं ईंटें साफ करने लग गई, तोड़फोड़ कितने करने साल लग का गई। था आपका बेटा उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरे बेटा यही 2.5-3 साल का था। तो मैंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उस बीच तोड़फोड़ के दौरान मेरे को चोट भी आई थी, जैसे ऊपर से टुकड़ी उतारते हैं गार्डर टुकड़ी, हम्म। तो वो क्रैक थी, मुझे पता नहीं था। मैं गिर गई और ये लगा लो उस दिन मेरे बच्चों के भाग से मैं बच गई, नहीं तो ऐसे एंगल खड़ी थी इतनी बड़ी, उससे मैं इतना सा इधर गिरी। और एक टुकड़ी का जो कोना होता है ना पहनना, वो ऐसे खड़ा था। वो मेरे से इतनी, मतलब दोनों चीजें मेरे से इतनी दूर थी, बस अगर मैं उनपे गिर जाती थी या तो मेरी आंखें फूट जाती, या फिर मेरे वो एंगल पेट वेट में लग के मैं मर जाती या सर में लग जाती। बस ये था कि मुझे बचना था। तो मैं गिरी तो मेरे को फिर भी चोटें तो आई। ये नाक पे फ्रैक्चर आया था, टाके भी आए हैं, और यहाँ पे हड्डी क्रैक है जो कि अब भी कभी कभी दुखती है। हम्म। उस टाइम पे भी गिरने के बाद मुझे ये था कभी मेरा हस्बैंड घबरा जाए, वो वहीं थे। मैं उठ के खड़ी हो गई, मेरे पूरे खून बह रहा था, फिर भी मैं डरी नहीं क्योंकि मैं थोड़ी सी थी, शुरू दिन से फिजिकली स्ट्रोंग थी। खड़ी हो गई, चक्कर आ रहे थे, फिर भी मैंने बोला घबराना मत, मैं ठीक हूँ। मैंने फिर भी सामने अपने हस्बैंड की चिंता की कि मैं ठीक हूँ। मैं हॉस्पिटल गई, वहां तक जैसे तैसे करके, ऐसे करके। फिर मेरा परहेज था, प्लस्तर था हाथ में, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। एक हाथ से प्लस्तर था तो दूसरे हाथ से मैं ईंटें साफ कर रही थी, क्योंकि मुझे तो वो चिंता थी ना कि 1.5 साल के अंदर मुझे निकलना है। ये तो मेरे फेंक देगा बिस्तर बाहर, मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेके। मैंने अपने ही मिस्त्री जो ठेकेदार होता है ना, उसके नीचे काम किया, 500-500 रुपए में दिहाड़ी पे। और बाहर जो मिट्टी और क्रेसर डाल देते हैं ना, बजर डाल देते हैं, तो उसको अंदर ले जाना होता था ठेके पे। 1500 में, 1000 में ऐसे ठेके लिए मैंने। और आस पड़ोस के लोग ये बोलते थे कि ऐसी बहू नहीं मिलेगी आज के टाइम में जो इतनी मेहनत कर रही है आज के मतलब टाइम में। खुद के घर मैं, में ही ठेकेदार के नीचे खुद ही अपने घर के लिए ही नौकरी करते थे? हाँ, और अपने बल बोलने वाले ये बोलते थे उठा लेंगे मिस्त्री मजदूर उठा लेंगे। तो जब तो मैंने ये नहीं बताया कि भाई मैं मजदूरी कर रही हूँ अपने घर में, क्योंकि मेरे को ये था कि भाई ससुर की नाक नीचे होगी, ये बोलेंगे कि देखो भाई मतलब इतने, ऐसा नहीं है कि उनके घर में प्रॉपर्टी नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास, लेकिन नियत नहीं है। तो मेरे को ये था कि भाई लोग क्या कहेंगे। शुरू शुरू में तो मैंने नहीं बताया, मैंने बोला नहीं थोड़ा कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन बाद में सबको पता चल गया कि ये अपने ही घर में
ठेकेदार के नीचे काम करती है, तो सब ये बोलते थे कि भाई बहुत मेहनती है। मेरा सर गंजा हो गया था, बाल उड़ गए थे, मैंने अपने शरीर तक का होश नहीं किया। इतना मैंने एक एक ट्रक मिट्टी, एक एक ट्रक बजर अंदर डाला है। ऐसे जैसे तैसे करके मैंने घर बनाया। यहां तक कि जो ये दीवारों पे पुट्टी होती है ना, ये भी हमने की। सारा सब कुछ हमने खुद किया था, जितना उसका मैंने खुद किया था। जो काम मुझसे नहीं हो सकता था वो काम मैंने मिस्त्री पे छोड़ा था। ऐसे करके हमने 2.5 लाख रुपए बचाए थे मजदूरी के। मेरे मायके वालों ने ये बोला, उस टाइम पे मैंने बताती बताती रह गई, पैसे नहीं थे, तो मेरे मायके वालों ने ये सोच के मदद की कि अब बेटी की मदद तो करनी पड़ेगी। भाई ससुर ने हाथ उठा लिए और ये दिन रात मेहनत कर रही है। तब मेरे पापा ने लोन निकलवा के दिया था। 5 लाख रुपए लोन मेरे पापा ने दिया था, और ऊपर के 1.5-2 लाख रुपए मेरे दीदी ने दिए थे। मतलब 1.5 लाख एक बार, 50,000 एक बार, 2 लाख रुपए मेरी दीदी ने दिए थे। कम जब थोड़ा सा जरूरत पड़ी तब दीदी ने बाद में दिए थे। पापा ने पहले लोन निकलवा के इसीलिए दिया था कि भाई बेटी परेशान हो रही है। मेरे पापा को तो इनकी आदत का पता था। मेरे पापा ने मना किया, लेकिन मेरे भाई बोला कि मैं ये सोच लूंगा कि मेरे दूसरा भाई था, मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो ये सोच के पैसे दिए थे। अब घर बन गया, तो मेरे हस्बैंड और जॉब दिलाई मेरी दीदी ने। उस टाइम कोरोना टाइम था, घर बैठा था। मेरी दीदी ने जॉब दिलाई मेरे हस्बैंड को, ताकि भाई 2 पैसे घर में आए और इनका गुजारा हो जाए। उस बंदे को घमंड आ गया, और कहते हैं ना, घमंड तो रावण को भी हवा था। हम्म। तो पहले वो जानवर तो पहले भी था, लेकिन जैसे ही मेरे पापा जो है पैसे दे के 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पापा ने मेरा लोन भी करा दिया था, और मेरे पापा एक्सपायर भी हो गए थे कैंसर की वजह से। तो मेरे पापा के जाने के साल भर बाद इस आदमी में इतने मतलब देखो, पहले मैंने दुख वैसे काटे, सास ससुर इनकी सबकी गालियां मार सब खाया, एक कमरे में गुजारा किया। जब घर बना, मैंने ये सोचा था कि अब शायद मेरी जिंदगी सुधर जाए। लेकिन मैं उन बहनों को एक मेरी तरफ से मैसेज ही लगा लो, ये देना चाहूंगी, कभी ये मत सोचना कि अब तुम्हारी लाइफ सेट है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सोच के कि अब घर बन गया, अब इतनी टेंशन नहीं रहेगी। रह रही थी, हस्बैंड का नेचर ऑटोमेटिक ही चेंज होता चला गया। कभी पैसे देने पड़ जाए, कभी पैसे लौटाने पड़ जाए, अपने आप ही मेरे घर वालों को देखिए, जब पैसे मिल रहे थे ना, तो मेरे हस्बैंड अच्छे से बात करता था, यहां तक कि हालचाल भी पूछता था। जैसे ही पैसे मिलने बंद हो गए, हालांकि उसने कोशिश बहुत बात तक की है, अब ये खर्चा है, अब ये खर्चा है, मेरे सामने जान पूछ के, ताकि ये घर से ले ले। मैंने तो बोल दिया, उसके हालात मुझे दिख गए थे, मैंने बोला अब उनके पास एक पैसा भी नहीं। तो उसके बाद उसके बिहेवियर चेंज होता चला गया। वो मुझे भी गालियां देने लगा। पहले भी देता था बच्चों के सामने गालियां, लेकिन मेरे मायके वालों को कम देता था जितना मेरे सास ससुर ये देते थे। मैं बोल देती थी, क्योंकि उस टाइम पे तो पैसे मिल रहे थे ना। हम्म। तो मेरे घर वालों को भी गाली, तेरा भाई टाटा बिड़ला है, ये है वो है, मतलब उसके चेंज होता होता इतना हो गया कि उस घटिया आदमी ने, अभी मैं क्या बताऊं, जिस जॉब के लिए वो मना करता था ना, मेरी दीदी ने जॉब लगवाया उसे कि ये जॉब कर लेगा। उसके लिए उसने मना कर दिया कि मैं गार्ड की जॉब नहीं करूंगा, मेरे कोई क्या बोलेगा, मैं गार्ड की जॉब कर रहा हूं। तो मैंने बोला कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम हो, हम मेहनत की खा रहे हैं, किसी का लेके नहीं खा रहे, चोरी नहीं कर रहे। हम्म। तब जाके वो बंदा माना। अच्छा, उस घर में जाती वो शहंशाह बन गया। ड्यूटी जाता रात को, वहां सो के आता था, फिर भी घर आने के बाद ये बोलता मैं सो के नहीं आया, मुझे सोना है। दूर से ही अगर मेरे कान के फोन लग रहा है, मैं मम्मी से या किसी मायके वाले से किसी से बात कर रही, तो उसको आग लगने लगी कि वहां से कांटेक्ट खत्म करो। अभी आप लोग एक बात बताइए, जब वहां से पैसे मिल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, खुद भी बात हो रही थी, खुद भी बात कर रहा था। लेकिन जब वहां से पैसा मिलना बंद हो गया, तो वो कहता कि मायके बात नहीं करेगी। तो मैं कलेश के चलते मैं चुप हो जाती, मैं फोन काट देती थी कि मम्मी मैं बाद में कॉल करूंगी, वो आ गई। तो वो पैसे मम्मी मैं वापस बाद में देने call- की उसने कभी नहीं बोला कि वो पैसे वापस भी देने हैं? नहीं, उसने कभी नहीं बोला। ये बोलता था कि होंगे जब दे देंगे कभी, होंगे जब दे देंगे कभी, अभी मैं कहाँ से लाऊं। और मेरे मायके वालों ने भी उस टाइम तक ये था कि ये नहीं बोला था कि भाई कुछ पैसे कर दो। हालांकि मेरा भाई इतना परेशान था कि
उसे जैसे कुछ किस्तें होती है वो भरनी होती थी, तब भी उसने मेरे सामने वो बात करता था कॉन्फ्रेंस में मेरी दी के साथ, मेरे साथ, कि वो ये खर्चा है वो खर्चा है, पर उसने कभी आगे से मुझे ये नहीं बोला कि तू पैसे कर दे कुछ। पर मुझे अपने आप से ही फील होता था। उस घटिया आदमी ने उस घर में जाने के बाद, मतलब पहले तो मैंने इसके घर वालों को झेला सिर्फ इस आदमी के लिए कि भाई घर बसा रह जाए, 2 बच्चे हैं। अब ये चीज तो कभी माइंड में थी नहीं कि अलग होना है या कुछ ऐसा भी मोड़ आएगा मेरी जिंदगी में, मैंने कभी नहीं सोचा था। उस घर में जाने के बाद उस बंदे ने मुझे 10-10 रुपए के लिए मोहताज कर दिया। सामने सब्जी वाली है, उससे सब्जी ले आ, सब्जी बना, दोनों टाइम बना चाहे, क्योंकि वो तो शहंशाह है ना, उसको तो दोनों टाइम खानी है। ये नहीं देखना भाई किसी के पैसे भी उतारने हैं, कर्जा भी उतारना, उधार लिया मैं हिसाब कर दूंगा, मतलब 10 रुपए भी मेरे पास नहीं छोड़ता था कि मैं मेरा भी कुछ खर्चे हैं, कोई मतलब नहीं, जिसमें कि मैंने इतना किया है उस घर के लिए, उस आदमी के लिए। जॉब करने की बात की कि ऐसे, तो फिर मैंने ये सोच लिया था कि इसके मन में नहीं है पैसा देने की, ये नहीं देगा, मुझे लग गया था कि नहीं देगा। तब मैंने ये सोचा था कि मैं स्कूल में जॉब करूंगी। मैंने अपने चैनल पे बताया, स्कूल के लिए भी ये बोला कि नहीं करने दूंगा, मेरे से ठंडी रोटी नहीं खाई जाएगी, मेरे बच्चों की पोटी कौन साफ करेगा। उस टाइम पे शिवांश जो है छोटा ही था, मेरे बच्चों की पोटी कौन साफ करेगा। और ये बोल के मैं जॉब नहीं करने दूंगा। फिर मैंने बोला कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उस टाइम पे बोला नहीं मैं तो जॉब करने ही नहीं दूं, तू तो मेरे सर पे तांडव करेगी फिर। उनकी सोच ये थी कि अगर औरत 2 पैसे कमा लेगी तो ये फिर तेरे ऊपर राज करेगी, उनकी सोच ये है। उसके बाद मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया कि चलो 2 पैसे मेरे हाथ में रहेंगे, और खाली दिमाग शैतान का घर, मेरे को टेंशन रहती थी कि पैसे कहाँ से उतारूंगी। मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया, 2 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, तब भी उसने ये ताना मारा था, तू पढ़ाएगी ट्यूशन, कौन आएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका देख के मेरे पास कम से कम 15 बच्चे हो गए। उस बंदे को मेरे ट्यूशन का भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये ट्यूशन भी कैसे पढ़ा रही है। मैंने सिर्फ ये बोला था कि 3 से 5 बजे तक मुझे कुछ काम के लिए मत बोलो, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी। अगर उस बीच अगर कोई पेरेंट्स आके मुझे ये देख लेगा कि मैं काम कर रही हूँ, तो कौन मेरे पास बच्चा भेजेगा। पर नहीं, उस बंदे को वही जिद थी मेरे से कि उसी टाइम पे चाय चाहिए, उसी टाइम पे मुझे मेरी सेवा पानी चाहिए। मैंने मेरे ससुर को भी बोला, मेरे ससुर ने भी डांटा कि भाई ये काम तो कोई गलत नहीं है, टीचर की जॉब कोई बुरी नहीं होती। हालांकि स्कूल के लिए भी बोला मेरे ससुर ने, लेकिन उसने नहीं माना। फिर चलो घर के लिए, लेकिन वो आदमी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने मेरे ट्यूशन पर भी दिक्कत थी, बोला कि मैं तेरे बच्चों को भगा दूंगा ट्यूशन वालों को। रोजाना कलेश करता था, गालियां देता था बच्चों के सामने ही। फिर मेरे को ये यहाँ से मेरे को मेरी दी ने मुझे सजेस्ट किया कि तो घर में रह के ऐसा क्या करूं कि भाई मैं पैसे भी अपने भाई के दे सकूं और अपने पैरों पे भी खड़ी हो उसको, 2 पैसे मैं भी अपने लिए कुछ बचा सकूं। तब वहां से मुझे ये था कि चलो यूट्यूब से घर पे डेली रूटीन ब्लॉग या कुछ ऐसा, चाहे ये कुकिंग का ही डाल दे। तो वहां से मुझे ये हुआ था कि चलो यूट्यूब पे करते हैं कुछ, बाहर तो ये जाने नहीं दे रहा। मैंने उससे पूछ के चैनल बनाया था, क्या मैं यूट्यूब पे चैनल बना लूं। तो उसने पहले तो मना किया, फिर थोड़ा सा मैंने समझाया तो बोला कि, उसने ये बात बोली कि अगर यूट्यूब से तू कर्जा उतार देगी ना, तो मैं तेरी जिंदगी भर पैर धो धो के पीऊंगा। उसने ये बात बोली मुझे। और फिर मैंने ये बोला कि मैंने इतना कुछ कर लिया, जब तो मेरी इज्जत नहीं है घर में, मुझे ढंग से बोला भी नहीं जाता, गाली गाली दे के बुलाता था। अभी मैं बता नहीं सकती चैनल पे, गाली दे के तो मुझे बुलाता था बच्चों के सामने। और फिर भी मेरे को ये था चलो चैनल बना लिया। चैनल मैंने पूछ के बनाया था, फिर भी उसको चैनल से दिक्कत थी। बोला कि मुझे इस टाइम पे ये चीज चाहिए, मैंने हर चीज तैयार करके दी। उसके कपड़े, कई बार ऐसा होता था कि मुझे घर का भी काम होता था, बच्चों का भी, बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आना, सारा काम होता था। तो जो कपड़े मैं धो के सुखाती थी ना, बोलता कि ये नहीं पहनूंगा, वो वाले धो वो ही पहनूंगा, मतलब वो जिद वाली बात। उसको ये था कि किसी तरह भी इसको ना पैसे मुझे देने हैं ना देने देने, उसको ये था। ना कमाने देने कहीं से, मतलब बस फालतू कामों ना में बिजी रखना मतलब ये है। था कि मैं जो कमा के लाऊंगा उसमें ये अपना मतलब जोड़ भी लेंगे, किसी का देना नहीं है। उसकी नीयत ऐसी थी किसी का देना ही नहीं है। और मैंने उस घर के लिए इतना किया है कि घर तो बनाया सो बनाया कि समरसल तक मैंने पानी का भी दुख मिटा दिया था उस घर में, ये सोच के कि भाई अब अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो अभी मैं बताऊंगी उस दिन की बात, जो उस घटिया आदमी ने मेरे साथ हैवानियत की थी। हालांकि उसने हाथ पहले भी उठाए हैं, और उसने यही सोच के हाथ उठाया था कि पहले जब इतनी बार मार रखा है तब इसने कुछ नहीं किया, तब ये आ गई थी वापस, तो अब क्या करे। एक बार तो उसने मुझे इतना बुरा मारा था कि उस टाइम पे मेरे देवर था तो उसने मुझे बचवाया था। और मैं ये नहीं कहूंगी देवर भला है, देवर ने भी मुझे मार रखा, लेकिन उस टाइम पे होता है ना कि एक वो लेना कि भाई मैंने बचवाया, तो ये सोचे कि देखो मैं भला हूं, भलाई लेने के लिए उसने मुझे बचवाया। बाकी बाद में मुझे पता चला कि बहुत खुश हुआ था मेरी मार खाने से, बोला कि पिटी ना अच्छा हुआ। तो इतनी बुरी तरीके से मारा था, मेरा ये मुंह सूज गया था। और फिर जब मायके बताने की बात आई ना, तो मेरे हाथ पैर जोड़ने लगा। मायके मत बताना, देख मैं तेरे को बहुत चाहता हूँ, मैंने मेरी गलती से मेरे को सनक चढ़ गई। सबसे पहले मैं एक बात बताना भूल गई, उस आदमी को सनक चढ़ती थी। उस सनक के दौरान वो कुछ भी कर सकता था। उसने पहले भी एक पेट्रोल पंप पे एक की आंख फोड़ दी थी, और एक रास्ते में जैसे बाइक टकरानी जाती है, तो एक के साथ बाइक टकरा गई थी, उसके सर में पेचकस कपो के आ गया था वो, सर में पेचकस। तो मतलब उसको सनक चढ़ती थी ना, वो ये नहीं देखता सामने इंसान है कि जानवर है कि क्या है। तो उसको वो सनक चढ़ती थी, जब वो सनक चढ़ती थी ना, वो मुझे जानवरों की तरह मारता था। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि, बोला कि यूट्यूब पे मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली थी, मतलब उस दिन तो वीडियो भी नहीं डाली, खाली चैनल ही बनाया था। तो उसके पूछने के बाद मैंने चैनल बनाया, क्योंकि मुझे पता है ये सनकी है, मार देगा। उसकी माँ बहन ने उसको ये बोला कि वीडियो बनाएगी अब ये, बस उसको वही चीज खटक गई। तो बोला तू चैनल नहीं बनाएगी, तो मैंने बोला मैं ठीक है मैं चैनल नहीं, पहले तो मैंने बोला क्यों क्या बात हो गई, उसने बताया नहीं। फिर उसने बोला कि तू चैनल बनाएगी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और मैं नहीं जानता तू चैनल, तो मैंने ये बोला ठीक है मैं नहीं करूंगी, लेकिन कुछ पैसे मेरे भाई के कर दो, वो बहुत ज्यादा परेशान है। हालांकि वो मुझसे कहता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो परेशान है। ठीक है मैं नहीं करूंगी, पैसे तुम दे दो, एक बार में नहीं दिए जाते, थोड़े थोड़े करके दे दो। तो उस बात पे उस आदमी को इतनी सनक चढ़ गई कि इसने पैसे मांगे तो मांगे कैसे, और आज अगर तू इसका इलाज बांध देगा तो कल को ये फिर पैसे नहीं मांगेगी। तो एक सबसे बड़ी चीज ये थी मेरे अंदर, उस घर में भी जहां मैं पहले रहती थी, जहां हम इकट्ठे रहते थे, और यहाँ भी, कि जब ये मेरे ऊपर हाथ उठाता था और मारता था गाली गलौज करता था, तो मैं बाहर बताती नहीं थी। मुझे ये रहता था कि पड़ोसी मजे लेंगे, कोई क्या कहेगा। मेरे को ये था कि पिट लो ठीक है अपना, अंदर पिट, अंदर पिट के मैं बाहर ये दिखाती थी कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ये कि भाई किसी को पता ना चले। यही हम सबसे मोटी गलती कर देते हैं। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इसने ये सोचा था कि ये इस चीज, और उस आदमी ने मेरी कमजोरी का पता चल गया था, उस आदमी को मेरी कमजोरी का पता चल गया था कि ये बाहर नहीं सुनाना चाहती, नहीं दिखाना चाहती कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्या करते। तो वो जब भी कोई बात होती तो जोर जोर से चिल्लाने लगते, तो मैं वहीं दब जाती थी कि भाई ये जोर से चिल्लाएगा, मेरे दुनिया मजे लेगी। तो उस दिन भी मैंने पैसों की बोला था, ये जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा। मैं कुछ नहीं बोली, मेरी माँ को बहन को इतनी गंदी गालियां जो कि सुनी ना जाए, इतनी गंदी गालियां ये देने लगा। तो मैंने बोला कि मैंने ये बोला कि गालियां क्यों दे रहे हो, तो बोल रुक ऐसे नहीं मानेगी तू, यहाँ क्या है, मैं तो बाहर जाके देख के आऊंगा, पड़ोसियों को भी सुना के आऊंगा। जिन पड़ोसियों को के लिए हम सब मतलब जो होते हैं ना असली दुश्मन होते हैं, उनकी तरफ से जो दुश्मन है उनको सुना के आऊंगा मैं तेरी हरकतें। बाहर जाके यहाँ अंदर से थोड़ा घर अंदर गली में पड़ता है, थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा है, पीछे चौरस है लेकिन अंदर लंबाई, तो वहां से लेके वो बाहर तक सुनाता गया, गालियां गंदी गंदी गालियां देता गया। तो बाहर जब वो पड़ोसियों के सामने मेरी माँ को बहन को मेरे मायके वालों को गालियां दे रहा था, तो मुझे ये हुआ कि अब क्या करूं। तो मैंने सोचा अगर तू बोलेगी तो तू मरेगी, क्योंकि सन की है ये छोड़ेगा नहीं। तो मैंने टीवी चला के टीवी की वॉल्यूम तेज कर दी ताकि मेरे कानों तक ना आए। और पहले मैंने दरवाजा बंद किया, फिर मैंने सोचा दरवाजा बंद करेगी तो इसको सनक और ज्यादा चढ़ेगी, तो मैंने दरवाजा तो खोल दिया, डर के मारे कि इससे तो और ज्यादा सनक चढ़ेगी इसको। दरवाजा खोल दिया, लेकिन मैंने टीवी की वॉल्यूम तेज कर ली, मेरे कानों में ना आएगी और ना ही मैं कुछ रिएक्ट कर पाऊंगी। अब उसको और ज्यादा सनक चढ़ गई। तो बाहर से आया तमतमाता हुआ,
उसको ये हो गया कि इसने तो कुछ सुना ही नहीं, और मैं तो खामखा भौंक के आ गया बाहर। उसको तो इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने आते ही मेरा, उस टाइम मेरी बेटी, ये जून की छुट्टियां थी, मेरी बेटी मेरे मायके मैंने भेजी हुई थी, बेटा था, मेरे बेटे के सामने ही उसने पहले तो टीवी बंद किया, और मुझे तो डर ये भी था कि टीवी ना तोड़ दे, तो टीवी तो बंद कर दिया, और फिर हो गया वो स्टार्ट मुझे मारने के लिए। लात, घुसे, थप्पड़ जो उससे मारा गया, मतलब मैं ना सुन्न हो गई थी। इतना उसने उसने लगातार मुझे मारा उस दिन, उस टाइम पे, कि मैं सुन्न हो गई। मुझे ये, वो मार रहा था ना, मुझे मार का भी पता नहीं चल रहा था कि मार, ये मुझे मार भी रहा है। पर नीचे गिर गई, गिरी गिरी कोई ये लात, घुसे, खड़ा खड़ा लात मार रहा है। मेरा बेटा सोफे पे बैठा बैठा सब देख रहा था, रो रहा था। फिर मैं सुन हो गई। उसके बाद ये 2 मिनट के लिए बैठा ऐसे, खुद अपना सांस उतार, एक आदमी मारता हुआ भी थक जाता है ना, वो थक गया मारते मारते। और मैं तो, ये लगा लो बेहोश तो थी नहीं, पर कुछ ऐसा ऐसा पता भी नहीं था। तो वो ऐसे सुस्ताने के लिए बैठ गया, मैं भी पड़ी रही पड़ी रही। उसके बाद वो फिर मारना स्टार्ट हो गया, उसने फिर मारा। फिर उसने मेरे बाल पकड़े, फिर उस जानवर ने मेरे बाल पकड़े। और हमारा जो घर है वो लंबाई में ज्यादा है, पीछे चौरस है लेकिन लंबाई में है। तो सामने 5-6 कमरे हैं किराए के, फिर सीढ़ियां हैं, ऐसे करके फिर अंदर रहने का। तो उस जानवर ने मेरे बाल पकड़े और मुझे घसीटता हुआ, पूरी बॉडी का जो वेट था वो सारा मेरे बालों पे था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि पूरी बॉडी का अगर बालों से घसीटेंगे तो यहाँ क्या हालत होगी। तो उस जानवर ने मुझे बालों से पकड़ के घसीटता हुआ वो मुझे बाहर लेके जा रहा था। और मैं दर्द के मारे चिल्ला रही थी, क्योंकि अगर बच्चे भी हमारे बाल ऐसे खींच देते तो कितना दर्द होता है। तो वो मुझे खींच के ले जाता, मैं चिल्ला रही थी कि छोड़ दो, मैं छुटाने की कोशिश कर रही थी। और वो आदमी मुझे बाहर लेके जा रहा था, और साथ में ये बोलता जा रहा था कि आजा तेरे भाई के पैसे दिलवाऊंगा, तेरे को बाहर सबके सामने मारूंगा, तेरे को बाहर सबके सामने नंगा करूंगा, तेरे को, तेरी मैं वीडियो बनवाऊंगा बाहर। मतलब कि मैं चैनल बनाया था, मैंने यूट्यूब चैनल, उससे पूछ के कि मैं तेरे से, मतलब मेरे को ये हो गया था कि पैसे नहीं देगा। तो मैंने ये बोला था कि मैं यूट्यूब से अगर डेली रूटीन ब्लॉग या फिर ये कुकिंग का दिखाऊंगी। तो मैंने बताया कि, उसने बोला कि हाँ कर लो। तो मैंने बोला कि नहीं चलाना चैनल। तो बोला कि मैं बनवाऊंगा तेरी वीडियो और मैं दूंगा तेरे भाई के पैसे। ये बोल के मुझे घसीटता वो मुझे बाहर लेके जा रहा था। तो 4 कमरे थे और सीढ़ियां थी, तो 5 कमरों की लंबाई तक वो मुझे खींचता हुआ लेके गया। और जब 5वां कमरा आया तो मेरे से सबसे बड़ी गलती क्या हुई, मैं एक सभी बहनों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि हम औरतें क्या करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बाहर जाएंगे तो हमारी बेइज्जती है। तो मेरे को भी उस टाइम पे वही चीज थी कि मुझे बाहर लेके जा रहा है, बाहर सबके सामने मारेगा तो मेरी बेइज्जती होगी। काश उस दिन मैं बाहर चली जाती, कम से कम लोगों के सामने उस घटिया जानवर का चेहरा तो सामने आता कि ये किस हद तक, जिस औरत ने इसके लिए इतना किया उसको मार रहा है, क्यों मार रहा है। पर मेरे को अंदर से ये था कि अगर कोई लोग देखेंगे तो ये सोचेंगे कुछ इसने ही ऐसा किया होगा। और ये हमारे समाज में होता है, चाहे गलती लेडीज की हो या ना हो, उसी को ये बोल के कि इसने कुछ ऐसा किया होगा जो इसके हस्बैंड ने इतना मारा। तो मैं उस चीज की सोच के मैं पीछे हट रही थी और वो मुझे घसीट रहा था। तो मुझे 5वां कमरे का जो दरवाजा था वो हाथ लगा, मैंने उसकी कुंडी पकड़ी और उसको मैंने ऐसे धक्का देके, पैर के पंजे ऐसे लगा के धक्का देके मैं अंदर भागी। अंदर गई रूम में, रूम में जाने के बाद मैं, उसको ये था कि मेरा बच्चा रो रहा था, उस टाइम पे मेरा बेटा रो रहा था। मैंने उसको चुप किया और फिर मैं उस, मेरे को ये था कि वो आए उससे पहले मैं अंदर चली जाऊं। तो मैं अंदर गई, मुझे नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है।
ये तो सिर्फ थोड़ा ही था, मुझे नहीं पता था इसके बाद मेरे साथ और भी ज्यादा जानवरों जैसा ये मेरा हाल करेगा। तो कुछ तो जब उसने मुझे बाल पकड़ के घसीटा, तब मेरा लैट्रिन पेशाब निकल गया था। और जब मैं अंदर चली गई, तो अलमारी से मैं मेरे बेटे के कपड़े निकाल रही थी पहनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम मैंने उसको बस नहलाया था और वो टॉवल में ही बैठा था, मुझे उसको कपड़े पहनाने थे। तो उसके मैं कपड़े निकाल रही थी अलमारी से, तो उसको ये हो गया कि अब तुमने जब इतना मारा है, और जिस चीज से मैं डरती थी, जिस चीज जो मेरी ना कमजोरी थी, वो उसको पता चल गई थी कि हाँ भाई ये पड़ोसियों को, बाहर को, समाज को दिखाना नहीं चाहती। मैं इस घर में थी तब भी मैं यही सोचती थी किसी को पता ना चले। जब मेरे साथ ये लड़ाई करता था, मारता था, तो मेरे को ये रहता था, देवरानी तक, देवरानी का बगल में कमरा था, तो तब भी मेरे को ये रहता था कि उसको भी कानो कान खबर ना हो कि हमारे बीच झगड़ा हुआ है। तो ये सोच मेरी वहां थी, जो कि वो जानता था। तो उसको ये था कि अब तूने समाज का डर, लोगों का डर, पड़ोसियों का डर तो खोल दिया, कि इतनी जोर जोर से जब तू गालियां दे के आया, तो इसको तो ये हो गया कि पता तो सबको चल गया, कभी ये बाहर किसी को बता दे या अपने मायके वालों को बता दे। तो वो अंदर आया तमतमाया हुआ, और मैं जब अपने बेटे के कपड़े अलमारी से निकाल रही थी, उस घटिया आदमी ने मेरे को एक हाथ से तो ऐसे दबाया, और दूसरे हाथ से ऐसे दरवाजा मेरे गर्दन पे, फिर खोला, फिर दबाया, फिर खोला, फिर दबाया, फिर खोला, फिर दबाया। ऐसे करते करते उसने पता नहीं 6-7 बार, कितनी बार मेरी गर्दन पे मारा दरवाजा। तो मैं यहां से भी पूरा सुन्न, शरीर, पूरी बॉडी बिल्कुल सूज गई थी, ऐसे यहाँ से सुन्न हो गई थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब उसने मुझे यहाँ मारा, तो मुझे यहाँ भी इतना दर्द हो रहा था, मैं चिल्ला रही थी। तो जब मैं दर्द के मारे में चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो उसको सनक चढ़ गई थी। मैं बताना भूल गई कि वो आदमी सनकी है, उस आदमी को सनक चढ़ती थी, और ये बात उसके घर वाले भी जानते थे। वो लोग क्या बोलते थे कि ये ना चुप रहता है, इतने रहता है, जब इसको सनक चढ़ती है ना, ये नहीं देखता सामने कौन है। उस आदमी ने एक बार पेट्रोल पंप पे एक आदमी की आंख फोड़ दी थी, सिर्फ 10 रुपए के ऊपर। एक बाइक बाइक से दोनों की टक्कर हो गई थी, तो बाइक पे जो बैठा था, ये बिजली का काम करता था, इसके पॉकेट में प्लास पेचकस थे। इसने पेचकस निकाला और उसके सर में घोंप दिया। वो तो ये लगा लो बस वो मरा नहीं, जिसकी वजह से इसको जेल नहीं हुई, नहीं तो यार जेल में सड़ रहा होता, कम से कम मैं तो बच जाती। तो इसको चढ़ी हुई थी सनक, और तो जब मेरे को दर्द हो रहा था, मैं चिल्लाई कि मुझे दर्द हो रहा है, तो उसको ये हुआ कि अब उसको चढ़ गई सनक। तो मेरे को मारने लगा बुरी तरह से, कि दीवार के कोने में मैं खड़ी थी, और इधर मेरी अलमारी थी, दीवार के कोने में मैं लग गई, बचने के मारे कि ये इंसान मुझे आज जान से मार देगा। तो बचने के लिए मैं कोने में लग गई, तो उसने मेरे यहाँ से बाल पकड़े, और एक बार उस दीवार में, 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 ऐसे मारते 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 ये हिस्सा जबड़ा मेरा टेढ़ा हो गया। दांत पे दांत नहीं टिक रहे थे, टेढ़ा हो गया था। रोने वाली तो बात थी, आंसू आ रहे थे, रो रही थी दर्द के मारे, तो रोया भी नहीं जा रहा था। इतना दर्द में मैं पागल हो चुकी थी, पूरे पूरी बॉडी में इतना पेन था कि अब क्या करूं। और चूड़ियां जो थी, वो हाथ में कड़े पहने हुए थे, वो हाथ में चल गए थे, यहाँ से भी ब्लड निकल रहा था। और जब वो मुझे मार रहा था और मेरा जबड़ा टेढ़ा हो गया, उसने मुझे वहां कोने में मार रहा था, तो तब भी मेरा लेटरिन पेशाब निकलने लग रहा था। मतलब उस टाइम पे मुझे इतना दर्द था, और बालों से इतना टाइट पकड़ा था कि मैं अपने बचाव में ऐसे हो रही थी, तो मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उस टाइम पे वो आदमी मुझे जब मारता मारता रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, तो मेरा मैं दर्द के मारे चिल्ला रही थी, मेरा जबड़ा टेढ़ा हो गया, उसके दर्द से मैं चिल्ला रही थी। तो मेरा बेटा बाहर से आ गया, हॉल में बैठा बैठा वो रो रहा था, दरवाजे में खड़ा खड़ा मुझे देख रहा था। तो आके वो जोर जोर से उछल उछल के मेरा बेटा रोने लगा, मम्मी मर गई, मम्मी मर गई, पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो। उस टाइम पे उस आदमी ने मेरे बारे में तब भी नहीं सोचा, मेरे बेटे की तरफ देख के उसने सोचा कि ये बुरी तरह से कर रहा है, तो उसने मुझे उस टाइम पे वो पीछे हट गया। तो जब वो पीछे हटा, तो मैं चुपके से निकल के, और मेरे बेटे को ऐसे चुप करके कि चुप हो जा, मैं ठीक हूं, और मैं सीधा बाथरूम में घुस गई, और मैंने कुंडी लगा ली।
ये सोच के कि ये मुझे आज जान से मार देगा, नहीं छोड़ेगा। तो उस घटिया आदमी को उस टाइम पे ये था कि अब भी उसने बाथरूम के पास जाकर भी ये बोला बाहर निकल, लेकिन मैंने कुंडी नहीं खोली और मैं अंदर बैठी बैठी रो रही थी, दर्द के मारे बुरा हाल था। वो बाहर हॉल में लेट गया और बाहर के मेन डोर जो है उसकी कुंडी लगा कर ताला लगा दिया। हम्म, और मैं वॉशरूम में बैठी बैठी रो रही हूँ, लैट्रिन पेशाब मेरे कपड़ों में निकला हुआ है। और ये तो शुक्र है उस टाइम पे जो मेरे मैली नाइटी वहां पे लटकी हुई थी। और पहले तो मैंने गर्मी का टाइम था, जून का टाइम था, और पहले तो मैंने पानी डाला अपने सर पे क्योंकि मैं पूरी सुन्न हो गई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे कि जैसे अब मरी। तो मैंने पानी डाला सर पे और मैं बैठी रही थोड़ी देर, और बैठी बैठी मैं ये सोच रही थी कि आज तो ये तेरे को नहीं छोड़ेगा, आज तो ये तेरे को नहीं छोड़। और मैं बैठी भी इसीलिए थी ताकि उसका थोड़ा सनक कम हो जाए, थोड़ा उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, नहीं तो आज मुझे वो नहीं छोड़ेगा। तो वहां पे एक शीशा लगा था, मैंने उसमें देख के और थोड़ा सा अपना जबड़ा सीधा किया, तो कट से आवाज भी आई। कुछ हद तक मेरे को रिलैक्स मिला वो सीधा करने के बाद, लेकिन फिर भी दर्द था। तो मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही क्योंकि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं था उस टाइम पे वहां पे। तो मैंने वो नाइटी पहन ली, चेंज कर ली, और वो कपड़े मैंने वहीं छोड़ दिए लैट्रिन पेशाब के, वहीं छोड़ के मैं अंदर रूम में चली गई। और मैंने शिवांश को इशारे में बुला लिया, शिवांश आ गया मेरा बेटा वहीं पे। और शिवांश उस टाइम पे मेरा बेटा मेरे को क्या बोलता है आके, कि आंसू पूछ के कि मम्मी आज ना कोई नहीं था, दादा भी दुकान पे नहीं थे, बाहर मेरे ससुर की परचून की दुकान थी। अगर वो वहां पे होता तो इतना है मेरे बेटा बुला के ले आता बचवाने के लिए किसी ना किसी को। तो दोपहरी का टाइम था, सब अपने घरों में सोते हैं कूलर चला के। तो मेरे ससुर जो है ताश पे चले गए थे, 11 बजे चले गए थे, ये बात है 1 बजे की। तो उस टाइम पे सुन था, कोई नहीं था। तो मेरा बेटा क्या बोला कि मम्मी ये तो दादा नहीं थे दुकान पे, नहीं तो मैं उनको बुला के ले आता, फिर आपको ना इतनी मार नहीं खानी पड़ती। मैंने मेरे बेटे को छाती से लगा लिया कि बेटा मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा क्या था, ये 3 साढ़े 3 साल का तो था ही, 3.5 साल का। तो मुझे ये था कि मैंने उसको गले लगा, 3 नहीं 4 साल का था, 4 साल का। तो मैंने उसको गले पे लगा लिया कि बेटा शांत हो जा, मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं थी। मैं मेरा पूरा सर सूजा हुआ था, दर्द के मारे बुरा हाल था, उंगली तक नहीं लगाई जा रही थी। पर बच्चा घबरा ना जाए इसलिए मैंने उसको शांत कर दिया और मैंने बोला बेटा आप बाहर बैठो। तो अंदर से वो सन की क्या बोल रहा है, मतलब होल में से को ना यहाँ पे सड़ा दूंगा, ताला रखूंगा, कैमरे लगवाऊंगा, तेरे को यहाँ पे सड़ा दूंगा, तू लैट्रिन भी घर में करेगी, तू खाएगी भी घर में, तू सड़ जाएगी, तेरे को धूप नहीं देखने दूंगा, तू तरस जाएगी बाहर के दर्शन के लिए, तेरा वो हाल कर दूंगा मैं। तो अब मेरे को ये टेंशन खाए जा रही थी कि मैं निकलू तो निकलू कैसे। अब उसकी ड्यूटी ऐसी है, उसने पहले ही 1-2 ड्यूटी एक्स्ट्रा की हुई थी। अब मेरे को ये था कि अब मैं क्या करूं, ये तो अगर 4 दिन भी नहीं जाएगा तो मेरा क्या बनेगा, अगर ये 2 दिन भी। और उसका एक पॉइंट और है कि उसको ये था कि पहले इसने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगी, और पहले जब उसने मुझे मारा है तो उसने गलती, जैसे होता है ना कि आज के बाद नहीं करूंगा, गलती हो गई, थोड़ी सी सनक चढ़ गई थी मुझे, तो पहले मैं मान जाती थी। मेरे को ये रहता था क्यों मायके में बताया, उनको परेशान किया, हम 2 दिन के बाद फिर से ठीक हो जाएंगे, उनकी इनका मन मुटाव हो जाएगा खामा खा। तो और ना मैं चाहती थी कि समाज में पड़ोसियों में हमारी तौहीन हो, मेरी बेइज्जती हो। तो पहले उसने मनाया हुआ था, उसने ये सोचा था कि खूब मार लिया, आज छुट्टी कर लूंगा, मना लूंगा। अभी उसका मनाने का तरीका क्या था, छोटी मोटी बात में भी जैसे हस्बैंड वाइफ में हो जाती है तो उसका तब भी मनाने का तरीका वही था। और वैसे भी वो तरीका क्या है कि बाइक की जो चाबी होती है ना, वो कभी मेरे कान में डालना, कभी अंडरआर्म्स में डालना, कभी पैर के तलवों में चलाना, कि मानेगी कि नहीं, मानेगी कि नहीं। तो दर्द के मारे मजबूरन मुझे मानना पड़ता था। तो अब मुझे ये था कि ये मार खाई सो खाई, अब ये रात को छुट्टी करेगा और यहीं रहेगा तो ये पूरी रात मुझे सोने नहीं देगा, ना जीने देगा,
ना खाने देगा, ऊपर से सुबह के टाइम, सुबह होते होते शायद अभी ये और मार सकता है, सुबह तक ये कोशिश करेगा मनाने की। और मनाने का तरीका तो मुझे इसका याद आ रहा था कि क्या तरीका अपनाएगा ये। तो अब मैं ये सोच रही कि निकलूं तो निकलूं कैसे यहाँ से। तो मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके मैं बाहर गई तो मैंने चाबी मांगी। बोला कि क्या करना है, नहीं निकलने दूंगा बाहर। मैंने बोला मेरी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है, मेरा सर दुख रहा है, मैं चक्कर खा आ रही है, मैं मर जाऊंगी। तो इतना कहने के बाद मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि दरवाजा खोल दो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो उसको ये लगा कि कभी सच में कुछ हो जाए, तो ये सोच के वो बोला कि मैं लेके जाऊंगा अकेला, तो तेरे को घर से बाहर निकलने भी ना दूं मैं अब। उसको ये था बाहर निकलेगी कहीं से फोन मिल जाएगा तो ये अपने मायके इन्फॉर्म कर देगी। फिर वो मुझे लेके जाता है खांसी जुकाम वाले डॉक्टर के पास। मैंने वहां जाके बताया तो वहां जाके क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब ये ना छत से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई, तो इसको मतलब मेरा फेस सूजा हुआ था, बोलिए गिर गई। तो मैंने वहां पे थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब इसने मुझे मारा। तो डॉक्टर ने हमारी सिचुएशन समझ के बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसको हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले जाओ। तो इतना कहने पर वो मुझे वापस घर ले जाने लगा। तो मैंने जिद की कि नहीं तेरे को नहीं जाना, मत जाओ, मैं तो दिखा के आऊंगी क्योंकि मेरे को चक्कर आ रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मुझे पता है वो आदमी बच्चों का भी नहीं है, तो मैं ये सोच के कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तब वो मुझे लेके गया, मजबूरन लेके गया डॉक्टर के पास। वहां जाने के बाद उस डॉक्टर को भी उस घटिया इंसान ने यही बात बोली कि ये सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन वहां मुझे ये था कि पब्लिक प्लेस में कुछ नहीं करेगा इतना कुछ। तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने उन्हें बाहर भेज दिया। और मेरे से पूछा तो मैंने बताया कि इस आदमी ने मुझे जानवरों की तरह मारा है और मेरी ये कंडीशन है, मुझे एक बार मेरे मायके बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि आप रिसेप्शन से कर लो, तो मैंने बोला वो मारेगा। बोला नहीं पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो मैंने रिसेप्शन पे जाके जब फोन मांगा तो वो वहां भी आके एक बार बोला कि क्या है, क्या करना है, क्या करना है। तो मैंने वहां पे थोड़ी सी हिम्मत दिखा के मैंने ये बोला बस अब नहीं, यहाँ पे नहीं। तो उसको ये हो गया कि हाँ आज तो भाई तूने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मारा पहले भी है पर गलती मान लेता था, लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी। तो उसको ये हो गया मानने वाली नहीं है आज तो मैंने फोन लिया और कुछ पब्लिक को देख के वो ज्यादा नहीं बोला। तो मैंने फोन लिया, मैंने फोन किया मेरी मम्मी के पास, मैंने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे इसने मुझे जानवरों की तरह मारा है और ये बात थी, इसने मुझे पैसों पे मारा है, मैंने ये बोला था कि कुछ पैसे कर दो, इसी बात पे इसने मुझे इतना मारा है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी और भाई को ये हो गया कि बस किसी तरह पहुंच जाए, लेकिन उस टाइम पे मेरे भाई की बाइक खराब थी और मतलब पंक्चर था। क्योंकि मेरा भाई दूध का काम करता है तो ऐसी सिचुएशन आती रहती है। तो मेरे भाई ने गाड़ी पूछी, एक दो जगह फोन किया, गाड़ी नहीं मिली। क्योंकि उनको ये था कि अकेले नहीं जाएंगे, किसी को साथ के लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसे में अकेला जाना भी नहीं चाहिए। वो क्यों वो मैं आगे बताऊंगी। तो मैंने दोबारा कॉल की 10 मिनट बाद, मम्मी निकल लिए, तो मम्मी ने बोला बेटा गाड़ी। मैंने बोला गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं तो मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, ये मुझे घर जाते ही जान से मार देगा, मुझे अब नहीं छोड़ेगा ये। तो मेरी मम्मी फिर बाइक से भागने लगी कि भाई आगे पंक्चर करवा लेंगे, तू निकल पहले यहाँ से। तो फिर आगे जिन्होंने मेरे रिश्ता करवाया था वो मिल गया, उसने अपनी गाड़ी निकाली और फिर वो वहां से चल दिए। तो डॉक्टर ने मेरी तबीयत मतलब ये सर इतना सूज गया था, तो डॉक्टर ने ये बोला कि इसका सीटी स्कैन कराओ, अ, थोड़ी कंडीशन ज्यादा ही मुझे दिक्कत लग रही है, आप रिस्क मत लो। तो जब उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया तो उस बीच मेरे मायके वालों को टाइम मिल गया मेरे तक पहुंचने का। उस बीच इस घटिया आदमी के पास मेरे मायके वालों ने उस बीच इस घटिया आदमी ने मेरे मायके वालों ने इतना फोन किया इसके पास, क्योंकि मेरा फोन भी इसने छीन रखा था और अपना फोन तो छीन ही रखा था, मतलब अपना फोन तो उसके पास था ही, मेरा फोन भी छीन रखा था। तो मेरे घर वालों ने इतनी बार कॉल की उसके पास पर उस बंदे ने फोन नहीं उठाया। और यहां तक कि बाइक को इतनी तेज चला के लेके गया था, मैं और मेरे बेटा सुबह से भूखे प्यासे साथ में थे। उसने तो फिर भी अपने जहां पे वो जॉब करता है वहां से समोसे खा रखे थे, हम दोनों खाली पेट थे। और इतनी तेज बाइक चला रहा था जान पूछ के, ताकि कुछ ना कुछ आज हो जाए, फिर नाम एक्सीडेंट का आए कि एक्सीडेंट हो गया था हमारा।
और साथ में मैंने बताया कि एक भाई थे जो जिन्होंने रिश्ता करवाया था उनका। तो इस घटिया आदमी ने वहां भी इतनी कोशिश की थी कि नाम एक्सीडेंट का हो जाएगा, जो सूजन थी वो बता देंगे कि एक्सीडेंट में हो गया। इतनी इसने ये भी नहीं सोचा छोटा बच्चा साथ में है, अगर कोई बात हो गई तो क्या होगा। मतलब वो होते हैं ना सनक, सनक तो उसको इतनी चढ़ती है कि सनक सनक में वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। तो हम घर आए, तो उस दौरान जो जिसकी गाड़ी थी, जिस भाई की, उसकी एज ठीक है, लगता भाई है लेकिन उसके भी बच्चों की शादी हो रखी है, ठीक ठाक एज है। तो उसकी फोन कॉल आई हुई थी, वो था बाहर। अब ना मुझे पता था ना उस सनकी को पता था कि साथ में कोई और भी है। उसने देखी पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं चला, लेकिन इन चीजों में, क्राइम में कितना चलता है। उसने सोचा कि दोनों माँ बेटे हैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई। उसने क्या किया, घर में घुसते ही चाकू उठाया और अपने आप को काटने लगा। बोला कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा अगर तुम इसको लेके गए तो। उसको ये था कि लेके जाएंगे आज, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। और वो मार रहा, तवा अपने सर पे मार रहा। अब उसकी प्लानिंग क्या थी कि मेरे भाई पर ये इल्जाम आ जाए कि मेरे घर में घुस के इन माँ बेटों ने मुझे मारा और मेरी पत्नी ने मुझे पिटवाया। उसकी साजिश ये थी। बोला कि तुम लोग मेरे घर आके ये कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जानबूझ के अपने आप को चोट दे रहा वो। हम समझ चुके थे कि ये क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी समझ जाएगा, अगर कोई बंदा गलती करके अपने आप को चोट पहुंचाएगा तो उसका मकसद क्या हो सकता है। तो अभी उसको पता नहीं था, तो वो भाई जो साथ आ रखे थे वो अंदर आ गया। तब वो ये चौंक गया कि अब ये ड्रामा तो और भी कोई देखेगा तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तो फिर उसके हाथ से जब छीन लिया तो वो बैठ गया। अब मेरे भाई ने, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने तो देख लिया मेरी कंडीशन। मेरी मम्मी मुझे देखकर रोने लग गई थी। मेरे भाई ने बोला कि तैयार हो ले। और जो भाई साथ गए हुए थे उसने, हालांकि वो उस टाइप के है कि जब तक हो सके कॉम्प्रोमाइज या फिर एक दूसरे को समझा के वहीं सेटल करके आए। लेकिन उसने मेरा हालात देख लिए थे, मेरा लैट्रिन पेशाब सब कुछ देख लिया था, तो उसने मुझे ये बोला चल हमारे साथ। तो मैंने उस टाइम पे गुस्से गुस्से में, उस टाइम पे देखिए मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जो कि मैं कहूंगी कि बहनों आपसे ना हो, मेरी मैसेज ही लगा लो ये। उस टाइम पे मैंने कोई केस नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं डाली। अगर उस दिन मैं कंप्लेंट डाल देती तो आज ना तो मैं घर से बाहर होती ना मेरे बच्चे। मैं आज घर से बाहर हूं, जिस घर के अंदर मैंने अपने खून पसीना मेहनत अपने पैसा सब कुछ लगा के आई हूं, उस घर से आज मैं बाहर हूं। मेरे बच्चे बाहर हैं और वो लोग वहां हैं जिन्होंने, मेरे सास ससुर ने हाथ खड़े कर लिए थे कि चाहे जियो चाहे मरो, चाहे सड़क पे बैठ के भीख मांगो, हम आगे ना पीछे। वो लोग आज वहां पे रह रहे। तो मेरे को ये था कि चलो अपने घर चलते हैं, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। मेरे को ये दूर दूर तक नहीं था कि मैं कोई कंप्लेंट करूंगी, अलग रहूंगी, अलग कुछ अपना करूंगी। मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। मेरे भाई कह रहा था कि अपने कपड़े ले ले, और मेरे को ये था कपड़े का क्या करना है, मैं चल रही चल, मेरे को कपड़ों से क्या लेना। फिर भी उसके कहने पर मैंने कपड़े निकाले अलमारी से। हालांकि वो बंदा आगे खड़ा हो गया मेरे दिलवाए हुए हैं, जिसमें कि उसके साल में कोई एक सूट दिलवा दिया तो दिलवा दिया ना, उसमें भी उसको रोना पड़ता था। मैं सूट लेने लगी था, ये बोला कैसे, कपड़े हाथ लगा के दिखा। तो मुझे मुश्किल से 2 या 3 कपड़े सूट उठाए होंगे, उसमें से किसी का दुपट्टा, किसी का सूट, किसी की सलवार, पूरा सेट तो एक भी नहीं था कि मैं यहाँ आके डाल लूं। पर उस टाइम मुझे ये था कि जाना कहाँ है, 2 बच्चे हैं, आना तो यही है। बस थोड़ा सा होता है ना कि लेडीज को के आना तो यही है, पर चलो अभी चलते हैं। मतलब उस टाइम पे भी आपके दिमाग में यही था कि आना तो यही है। बिल्कुल मेरे दिमाग में ये था आना तो यही है, जाना कहाँ है। देखिए कोई भी लेडीज हुई जो हाउस वाइफ होगी, जिसके पास कोई जॉब नहीं होती, जो सिर्फ 10 साल से ये सोच के रह रही है कि हस्बैंड कमा रहा है भाई तूने घर चलाना है, कभी ये सोचा नहीं था कि कभी खुद भी कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे को ये था आना तो यही है, पर चलो अभी चलती हूँ गुस्से में। तो मैंने लिए 1-2 टुकड़े लिए अपने, लेके मैंने बैग में डाल ले। सिर्फ बेटे का 2 जोड़ी कपड़े और बैग उठाया था, वो भी ये दिखाने के लिए कि हम तो चले। होता है ना कि लेडीज दिखाती है कि चल मैं तो जा रही हूँ तेरे को छोड़ के। तो उस
के चलते मैंने कोई कंप्लेंट दी कि मैं निकल ली। तो उस टाइम पे मेरे ससुर भी आ गए थे। मेरे ससुर ने एक बार भी अपने बेटे को ये नहीं बोला कि तूने ये किया तो किया क्या। हम मेरे ससुर के सामने निकले हैं। मेरे ससुर को पता है वो सन की है, तो वो उसको भी मार सकता है। उस टाइम पे वो सनक चढ़ती है और सनक मेरे ससुर को भी चढ़ती है। पर सनकियों के बीच रह रही थी मैं इतने सालों से। तो मैं जब वहां से निकल आई तो मुझे ये था, मैं जून की छुट्टियां थी तो मैं 1 महीना अपने मायके रही थी। मुझे ये था आज नहीं तो कल वो गलती मानेगा, आएगा। बच्चे हैं, बच्चों की सोच के मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि मैं कोई कंप्लेंट भी आगे करूंगी। मेरे को ये था आएगा। अच्छा, 1 महीना हो गया, नहीं आया। अब हम मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, प्रियंका धारीवाल चैनल है उस पे भी बताया है। 1 महीने बाद हम भाई बहनों ने बैठ के ये फैसला लिया कि भाई वो तो नहीं आया और जानबूझ के तो हम उस नरक में भेजेंगे नहीं इसे, तो मत आने दो। अब उनकी बातें हमें पता थी, उनकी सोच, क्योंकि उन्होंने मेरी देवरानी के साथ भी यही किया था। जब मेरी देवरानी मायके गई थी, मेरी देवरानी ने 3 बार पुलिस केस कर रखे, 3 बार, पर उन नंगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई वो, क्योंकि उसे मायके की सपोर्ट नहीं थी। मुझे नहीं पता आगे क्या कंडीशन हुई कि उसको झुकना पड़ा। देखिए, बहुत सी लेडीजों के साथ बहुत सी ऐसी कंडीशन हो जाती है जो उसे झुकना पड़ता है। तो उनको ये था कि जब ये झुकी है तो झुकेगी वो भी, वो कहाँ जाएगी। और इसके पास तो फिर भी एक बेटा, तो वो 2 बच्चे हैं, कहाँ जाएगी। आजकल के जमाने में 2 बच्चों की परवरिश करना आसान बात नहीं है। बिल्कुल। भाई भाभी कब तक करेंगे। तो उनकी हमारे कानों में ये बात आ चुकी थी कि भाई भाभी कब तक करेंगे, लात मार के भगाएगी ना भाभी तब आएगी मेरे पास और मैं रखूंगा उसको। ये बात हमारे कानों में आ चुकी थी। उसने मेरी भाभी को भी बोला था कि तू उसको लात मार के भगा वहां से, तब वो मेरे पास आएगी। ये बात मेरी भाभी ने खुद हमें बताई। तो जब हमें ये बात पता चल चुकी तो हम वो काम क्यों करेंगे जो वो चाहते हैं। तो मेरे भाई ने ये बोला, आज रह लेगी, साल भर रह लेगी, वो नहीं आएगा ना गलती मानेगा तो तू कब तक यहाँ बैठी रहेगी। मैं नहीं चाहता, आज मैं ठीक हूं, मैं किसी दूसरे पर नहीं तेरे को छोड़ सकता। मतलब मैं ठीक हूँ, जरूरी नहीं है भाभी भी आगे ठीक ही रहे। अभी ठीक है, आगे की क्या गारंटी है। तो मेरे भाई ने, मेरी दीदी ने मिलके ये फैसला लिया मेरी रजामंदी से कि बाहर रहेगी, जहां मेरे बच्चों का स्कूल था वहीं आसपास कहीं रहेगी। खर्चा ही उठाना है तो मैं उठाऊंगा, लेकिन कम से कम। और मेरे भाई की सोच ये थी कि ये मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे। खर्चा मैं उठाऊंगा, मैं बैठा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तू अपने पैरों पे खड़ी हो। तो मेरे भाई की कोशिश ये थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो मुझे यहाँ पे भेज दिया। एक बुआ के घर पे मैं रहती थी, वहां पे सेफ्टी के चलते मुझे छोड़ा, क्योंकि कैमरे वैमरे और पूरी बंदोबस्त था अच्छा, जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो जब उनको ये पता चला कि मैं यहाँ आके रहने लग गई और झुकी नहीं, मतलब होता है ना कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे मायके वाले इस चीज से ऊपर उठ गए। जब उन्होंने मुझे उस कंडीशन में देखा तो वो बोले कि कोई समाज, कोई पड़ोसी ये पूछने नहीं आता कि तुम्हारी बेटी के साथ ये क्या हुआ, कोई खाने को नहीं देखे जाता, तो हम समाज की क्यों चिंता करें। तो उस टाइम पे मेरे मायके वालों, मेरी मम्मी ने, भाई ने, सबने ये सोच लिया था कि समाज चाहे कुछ भी कहे, हम अपनी बहन का, अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आपके घर वालों ने ना अच्छा स्टेप लिया। समाज कौन है? समाज हम जैसे लोगों से ही मिलके बनता है। हमने समाज सबसे को ना बना इस टाइम पे लड़की का साथ देना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन करवाना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, ना कि उसका मतलब उस टाइप से पीछे पड़ जाओ कि ये घर छोड़ के बैठी है, यहाँ पे बैठी है। इस टाइप से समाज को ना कभी भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उसका सोल्यूशन करवाओ ढंग से। लेकिन रितु, आज के टाइम में भी लोग ऐसे हैं जो किसी की दुख से दुखी नहीं है, सुख से दुखी हैं। हम्म। और जरूरत पड़ने पर कोई सामने नहीं आता। तो बातें बनी, लेकिन मेरे मायके वालों ने उस चीज से परवाह नहीं करते हुए मेरा साथ दिया। मुझे रेंट पे रखा, मेरा सारा खर्चा मेरे भाई ने उठाया। तो मुझे ये था कि वो बंदा आएगा,
आएगा गलती मानेगा। यहाँ भी मैं भले ही रही थी अलग, लेकिन मुझे ये था कि वो बंदा गलती फिर आपके मानेगा। मन में तब भी ये क्यों था कि वहीं जाना है आपको दोबारा? वो इतनी बुरी तरह आपको पीटता था, इतनी बुरी तरह रखता था, फिर भी आपके यूं था कि वहां जाऊंगी दोबारा, वो गलती मानेगा। मेरे को ये था कि एक तो जिस घर के लिए मैंने इतने सपने सजोए थे, जिस घर के लिए अब आप ये बताइए, चाहे मैं कुछ भी हूं, मेरे को ये था कि मेरे बच्चों का हक, मेरे बच्चों के सर से छत। देखिए, मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, और आज मैं बाहर हूँ। एक लड़की और यहीं हार जाती है कि अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे घर से बाहर हैं, जिनके लिए मेरी तो आधी जिंदगी निकल चुकी थी, आधी और निकल जाती, लेकिन मेरे को ये था कि मेरे बच्चों को छोटे से ही एक कमरा टपकता था सारा पानी में, मेरे बच्चे एक बेड पे गुजारा करके आए हैं, एक बेड पे खेलते थे, एक बेड की कितनी चौड़ाई होती है उसी पे खेलते थे। मुझे ये था मेरे बच्चों का घर, उनका हक, तो मेरे को ये था जाना तो वही है, मेरे साथ चाहे जो हुआ हो, कम से कम मेरे बच्चे सही रहेंगे, ये सोच के मैं यहाँ रह भले ही रही थी। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल वहां पे उसकी रजामंदी से बना लिया था, लेकिन वहां पे मैंने सिर्फ एक वीडियो पोस्ट की थी, सिर्फ एक, और वो पोस्ट मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी, और 2 दिन के बाद 27 मई को मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, और 1 जून को मेरे साथ वो हादसा हो गया था। उसने मुझे, हादसा क्या, वो दरिंदगी मेरे साथ की उसने 1 जून को। तो 3 दिन के अंदर अंदर उस वीडियो में, मतलब मैं जब यहाँ मायके रह रही थी, तो वो वीडियो ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन वायरल लगभग यही 40-50 के 55 के करीब पहुंच गई थी, और उस पे सब्सक्राइबर गेन होते जा रहे थे, मतलब चैनल अपने आप, वो मेरी किस्मत लगा लो चाहे, कि मेरी किस्मत थी कि यूट्यूब पे मुझे जाना है, पर मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बोलते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है, तो वो इस साइड हाँ, आपके वो, लिए इनकम का रास्ता खोल रहा था। हाँ, भगवान ने वो मेरे लिए रास्ता खोला था, लेकिन मैं उस टाइम उस चीज को नहीं समझ पाई। तो मेरे मायके वालों ने, मेरे भाई ने, दीदी ने ये बात बोली कि तेरी उस वीडियो को जो तूने वहां पे अपलोड की थी, उस वीडियो पे अब भी व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर गेन है। तो यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि मेरे भाई कब तक करेगा, मैं कब तक मेरे भाई पर बोझ बनूंगी। कोई भी लेडीज ये नहीं चाहती कि वो किसी पर बोझ बने। हाँ, अगर हम ससुराल में रहते हैं और हमारा पति बाहर कमाता है, तो हम ये सोच के घर में काम करते हैं कि भाई अपना घर है। हम, हालांकि वो चीज दिखती नहीं है किसी को, मेहनत तो वो भी है, घर गृहस्थी चलाना आसान बात नहीं है। तो मेरे को ये था कि कुछ करूँ, तो मैं स्कूल ज्वाइन किया, मैं 1 हफ्ता स्कूल गई पढ़ाने के लिए। तो वहां से ज्यादा देखिए, मैं फ्रेशर थी, मैंने खाली ट्यूशन किया था, उसके बाद मैंने कभी स्कूल ज्वाइन नहीं किया, तो मैं फ्रेशर थी, ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा, और वो भी फ्रेशर को तो वो भी कोई नहीं देता। तो उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, पर मुझे ये था कि मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, बच्चों का खाना पीना एक्स्ट्रा जो भी है वो मैं कर पाऊं, तो मुझे खुशी होगी। तो 1 हफ्ता मैं गई, तो वहां से क्या हुआ कि जिस दिन मेरे, एक दिन मुझे जाना था और मेरे बच्चों की छुट्टी, अब मैं बच्चों को किसके पास छोड़ू। ये जब दिक्कत आई, तो मेरे भाई को मैंने बताया, मेरी दी को बताया, तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं हो पाएगा। तो यूट्यूब पे मैं 1-2 शॉर्ट्स डाल रही थी, शॉर्ट्स वीडियो, ताकि मेरे भाई ने, दीदी ने बोला कि डाल, जब चैनल तेरा ग्रो कर रहा है तो तू डालती क्यों नहीं। तो मैंने डाल भले ही दिया था, पर मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरा ऐसा मन था, मैं बच्चों की तरफ देख के जिंदा थी बस। हम्म। अगर उस सिचुएशन में मेरे भाई, मेरी दी मुझे नहीं संभालते, तो शायद मैं मर जाती वैसे, या मैं पागल हो जाती। तो मैं वीडियो डाल रही थी, मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं डाल रही थी। तो मेरे भाई ने बोला दोनों काम एक साथ नहीं होगा, ऐसा कर, मैं तेरा खर्चा चलाऊंगा घर का, मैं सब कुछ, बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तू सिर्फ अपने बच्चों को संभाल और अपना यूट्यूब चैनल पे काम कर, उसी को संभाल, घर में रह के तू वही काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। तब मैंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट कर दिया। मैं दिन की यही 2-4 शॉर्ट्स वीडियो डालती थी, लॉन्ग वीडियो उस टाइम पे मैं डालती नहीं थी, तो मेरा ध्यान आता उधर। हालांकि मेरे घर के बोलते थे, घर वाले, के छोड़ उस चीज को, छोड़। तो जब मैं यहाँ रह रही थी, तो मुझे मेरे हस्बैंड यहाँ पे आके, उनको पता चल गया यहाँ रह रही हूँ, मुझे परेशान करने लगा। यहाँ आके स्टैंड पे, बच्चों के स्टैंड पे, तो कभी जहां मैं रह रही थी वो घर पे, वहां तक पहुंच गया। फिर मैंने कंप्लेंट की, थाने में जाके मैंने कंप्लेंट की कि ऐसे ऐसे मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे
ऐसे ऐसे पहले मारा था, मैं बाहर रह रही हूँ तो मुझे यहाँ भी नहीं जीने दे रहा। कंप्लेंट करने के बाद भी वो बंदा नहीं माना, वो अपनी माँ को अपने पापा को लेके आया और वहां भी गाली गलौज की। मैंने फोन किया, पुलिस आने वाली थी, इतनी देर में वो लोग भाग खड़े हुए। कमी नहीं थी तो क्यों भागे, वो लोग भाग गए। तो उसके बाद मैं दोबारा से कंप्लेंट करने के लिए गई कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ भी आके परेशान किया, तो पुलिस वालों ने मुझे भेज दिया वुमेन्स सेल कि आप वहां जाओ, घरेलू मामले वहां सुलझाए जाते हैं। अब मुझे तो पता ही नहीं क्या वुमेन सेल होता है, कहाँ क्या सुनवाई होती है, कुछ होता भी है कि नहीं होता, क्योंकि मैं इस चीज से दूर दूर तक वाकिफ नहीं थी, मैंने कभी नहीं जाना था इस चीज के बारे में। तो मैं वुमेन सेल गई, वहां पे मैंने ऐसे ऐसे अपनी कंप्लेंट दी, दोनों तरफा को बुलाया गया, कई बार काउंसलिंग हुई, कोर्ट में भी मीडिएशन हुआ। हर तारीख में वो घटिया आदमी मुझ पर एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन लगाता चला गया। मतलब पहले तो उसने ये बोला कि कितने दिन रहेगी, वो ऐसे बोल के जाता था कितने दिन रहेगी, भाई भाभी लात मारेंगे। उसके पापा साथ में आते थे, मेरा ससुर। और देखिए घर में जब बड़ा बुजुर्ग होता है तो वो कोशिश ये करता है कि बच्चों की सुलह करवाने की, घर बसवाने की। लेकिन यहाँ मामला दूसरा था, मेरा ससुर ही नहीं चाहता कि मैं उस घर में आऊं, क्योंकि उसे पता, मेरे ससुर को पता, सबको पता था कि मेरे कमजोरी वो घर है। वो मुझे चिढ़ाने के लिए क्या बोलता, चिढ़ाने के लिए था कि भाई सच में अपने दिल की भड़ास निकाल के जाता था कि वो घर अब मेरा है और वो घर मैं अपनी बेटी को दूंगा, छोटे बेटे को दूंगा। और ऐसे अंगूठे दिखा के जाते थे, चिढ़ा के कि ले लेना घर। चलो मेरे हस्बैंड से तो मैं उम्मीद कर लूं, वो घर का मुखिया बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग घर का, कहते हैं ना घर की जो पूरी काया पलट होते हैं कि भाई यही है, ये घर को संभालता मुखिया। वो बंदा मेरे को ऐसे अंगूठे दिखा के जाता, मुझे मेरी माँ को, कि ले लेना पैसे, ले लेना घर। तो ऐसे ऐसे कई काउंसलिंग चली। और मैंने तब तक यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की थी और डेली रूटीन और कॉमेडी वीडियो में डालती थी। मैंने कोई इनके बारे में कुछ नहीं बताया था। ऐसे करते करते उस आदमी के मेरे सामने रूप आते गए। तो मेरे दिन मतलब उस टाइम तक मेरे को ये था कि यूट्यूब पे मैं डाल भले रही थी, मन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो आदमी मुझे अपना चेहरा दिखाता गया कि मेरे को ये होता रहा कि ये नहीं सुधरेगा, ये गलती नहीं मानेगा, कब तक बैठी रहूंगी। तो धीरे धीरे करके वो ऊपर वालों की मर्जी लगा लो कि उसका चेहरा मेरे सामने आता गया, जो जो वो प्लानिंग करता मेरे कानों तक आ जाती थी, क्योंकि मेरी सास जो है वो, उसके पेट में बात नहीं पचती थी, वो बाहर बताती थी कि जो भी बात होती थी उनके बीच। तो मुझे पता चल जाता था कि अब की बार वो मुझे ये सोच के आएगा कि अब की बार उसको ऐसे नहीं मान रही, गुस्से से नहीं मान रही, तो प्यार से हैंडल करके ले आऊं, फिर लाने के बाद उसको नौकरानी की तरह रखूंगा, चोटी पकड़ पकड़ मारूंगा के रखूंगा। ये सोच थी उसकी, ये बात मुझे पता था। तो वैसे मैं कोई केस या कंप्लेंट करने वाली नहीं थी, अगर करना होता तो मैं उसी दिन कर देती जिस दिन, उस दिन तो सबूत भी थे, हालात भी थे, सब कुछ था, मेरी सुनवाई भी होती। लेकिन मुझे तो ये चीज करना ही नहीं था, लेकिन मैंने किया तो सिर्फ इसलिए ताकि मुझे आके यहाँ पे परेशान ना करे। परेशान क्यों कर के घर चल अब की बार, मतलब वो दिखावा, वो ये बोलता था कि इसको, ये जो मायके की सपोर्ट से इतनी उछल रही है ना, इसको यहाँ लाके मैं बताऊंगा। तो वहां पे आके क्या बोलता था, घर चल घर चल घर चल, ऐसे पकड़ पकड़ के खींच के ले जाता था, गलती नहीं माननी थी। इसके चलते मुझे कंप्लेंट करनी पड़ी कि मुझे परेशान ना करे ना। वो मैंने ऐसा कोई, ऐसा नहीं लग रहा प्रियंका कि वो साइको था? वो ही है, वो साइको ही है। वो हमारे में सनकी बोल देते हैं, हाँ। वो साइको बोल देते हैं, बस है वो ही उसके वो। घर वालों को उसका इलाज करवाना चाहिए था बचपन से ही। और घर वालों को पता भी है, ये अगर गुस्से में अगर इसको सनक चढ़ती है तो ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता, फिर भी उन लोगों ने उसकी शादी की। हम्म। वो ऐसा आदमी है, अगर कुत्ते ने जैसे एक पालतू डॉग पाल रखा था, तो अगर वो रुका नहीं, मतलब भौंक रहा है, भाई रीजन से ही भोगता है, ऐसी बात तो नहीं है वो बिना, तो उसको ना कस्ती से काटने के लिए चला था वो, तो मैंने बचवा दिया उसको। और एक दिन उसको गला मतलब लटका देता, भी मैं बोल नहीं सकती यहाँ पे, तो इतना सन किया, वो नहीं देखता सामने इंसान है, जानवर है, क्या है। तो मैंने कंप्लेंट सिर्फ मैंने वो उसमें डोमेस्टिक का डाला था उस टाइम पे, मैंने
और ना मेंटेनेंस का डाला था। मुझे खाली कंप्लेंट मैंने ये डाली थी कि मुझे आके परेशान ना करे। मैंने कुछ नहीं डाला था क्योंकि मैंने ये चीज कभी सोची नहीं थी। तो काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में वो आके क्या बोलता कि धक्के खा के आएगी, मेरे पास ही आएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, ऐसे कुर्सी पे ना, ऐसे हिलने वाली कुर्सी पे ऐसे ये दिखाता कि मैं किसी से नहीं डरता। तो वहां की जो मैम थी, सर तो यही, जब उसके सर के सामने मुझे गालियां दे रहा था, फिर भी सर की कोशिश ये रहती थी कि किसी तरह इनकी सुलह हो जाए। तो मैं ये बोलती थी, सर आप सुलह की कह रहे हो, ये बताइए एक बार भी इस बंदे ने अपनी गलती मानी है? बोल बेटा देख लो। कैसे देख लूं, मैंने बहुत साल देख लिया। हाँ, मैम ने उसको पहचान लिया, मैम के सामने उसने गाली दी। तो मुझे तो पता नहीं उसने गाली दी, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी थी हर बात पे वो मुझे गाली देके बुला, यहाँ तक कि रोटी मंगाता था ना कि खाना लेके आ, तो भी गाली देके, साली आगे कुछ लगा के साली गाली, वो रोटी लेके आ, खाना लेके आ। तो मुझे तो आदत हो गई थी, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन जब मैम ने नोटिस किया तो बोली कि प्रियंका इसने क्या बोला। मैंने बोला कि मैम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने जब दोबारा गाली दी, जब मैम ने बोला कि ये गाली दे रहा है, तो मैंने बोला मैम इसकी तो मुझे आदत हो गई है, और ये चीजें तो घर में डेली चलती थी, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। तब मैम ने ये बात बोली कि जब तू मेरे सामने इतना अपना रंग दिखा रहा है, तो पीछे से तूने क्या कसर छोड़ी होगी इसके साथ। तो मैम ने मुझे अलग से सजेस्ट किया कि मेंटेनेंस का और डोमेस्टिक का केस डालो इस पे, ये सुधरने वाला नहीं है, ये तो चलेगा ही, तुम अलग से भी डालो। तो मैम ने बोल तो दिया था, लेकिन अब भी मेरे को वही था कि मैं डालूं कि ना डालूं, करूं कि ना करूं, कौन धक्के खाएगा, छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाऊंगी, और क्या पता आज मैं ये सब कर दूं, कल को जाना पड़े। और आप लोग देखना, मैंने अपनी चैनल पे अपने ससुराल वालों की कोई भी बात 9 महीने से पहले नहीं बताई। वो भी मैंने कब बताई है, जब उन लोगों ने मेरी बदनामी की है। अब मेरे ससुराल में भी, मेरे मायके में भी जाके गाड़ी लेके गए हैं, 4-5 बंदे गए, वहां पे जाके हमारे घर परिवार की गलियों में घूम के मेरी बदनामी की है कि ये गलत है, गंदी है, ये है वो, मतलब मेरे करेक्टर पर उंगली उठाई है। तो उस टाइम पे मतलब मैं हर तारीख पे थोड़ी सख्त होती चली गई थी, लेकिन जब उसने ये एलिगेशन लगाए तो मैंने हाथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया। मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, बहुत हो गया। एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़ के क्या होता है। जब वो, देखिए ऐसे काम तो वो लोग करते हैं जिनको छोड़ना होता है कि हम तो इसको रखेंगे ही नहीं, लेकिन उस घटिया बद दिमाग आदमी ने ये सोच के अपनी माँ बहन के कहने पे कि उसके ना करेक्टर पे उंगली उठा तब वो आएगी, ये सोच के उसने मेरी बदनामी की है कि इस डर से ये वापस तेरे पास आई। छोड़ना नहीं था, लास्ट टाइम तक उसने ये बात बोली थी कि मैं तो बसाना चाहता हूं, मैं तो रखूंगा। पूछते हैं नहीं मीडिएशन में कि भाई क्या करना है, तो मैं मना करती थी, वो बोलता मैं रखूंगा। तब मैंने ये बात बोली कि घटिया आदमी ऐसी हरकतें तो वो करता है जिसको रखना ही नहीं है, छोड़ना है। तो किस मुंह से किसी लोग, आज तो जिन लोगों के सामने मेरे बारे में गंदी बातें बोल रहा है, कल को कैसे नजर मिला लेगा मैं आ जाऊंगी तो। मैंने उस टाइम पे ये बोल देता मैं नहीं रहूंगी। तो ऐसे ही मीडिएशन काउंसलिंग चलती रही। लास्ट काउंसिल मैम ने उसे कई मौके दिए ताकि वो मुझसे कांटेक्ट करे, इनडायरेक्टली मैसेज भी दिया कांटेक्ट कर ले, लेकिन उसने कोई कोशिश ही नहीं की। उसको तो ये था ना कि खुद से आई है गलती मान के। तो लास्ट काउंसलिंग में मैंने ये बोल दिया था मैं साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ध्यान मेरा चला गया था और उसकी तरफ से मैंने उसके सारे चेहरे देख लिए थे। मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे अच्छा काम करने लग गई थी, मुझे ये हो गया था कि हाँ कुछ करना है, इसके भरोसे नहीं बैठना। फिर लास्ट काउंसलिंग मीडिएशन में मैम ने मुझसे पूछा कि बेटा एक बार मेरे कहने से सोच के देखो, अपनी ना सही बच्चों की सोच के देखो। तब मैंने ये बोला था सोच के, हालांकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। तो मैंने बोला कि मैम चलो मैं 1% पैसों को भी भूल जाऊं, मार को भी भूल जाऊं, ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए 1%। मैम ने मौका दिया था कि ये तेरे पास आके रहे, बच्चों के पास आके रहे। तो मैंने बोला नहीं मैम मैं इसके साथ नहीं हूं। बोल तुम दोनों आपस में बात मत करना, बच्चों के लिए प्रियंका सोच लो। तो मैं मान गई थी कि चलो बच्चों के लिए ही सही। उस टाइम पे इस बंदे ने हामी भी भर ली। पहले तो मना किया, मैं अपना घर अपना परिवार छोड़ूंगा, मैं अपना गांव छोड़ूंगा,
तो मैम ने समझाया कि अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है, जब ये अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है तो तू भी तो बाप है उसका, उन बच्चों का तू भी तो बाप ही है। तब वो बोला कि ठीक है मैं रह लूंगा। तो मैम ने ये बात बोली कि इसके भाई के कुछ पैसे कर दो, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े कर दो, थोड़े से अभी दे दो, फिर साथ रहो, क्या पता तुम्हारा मन मुटाव जो है वो मिट जाए, तुम ये तुम्हारे साथ ये इसी घर में आके रहने लग जाए, नहीं पता चमत्कार कब तुम्हारा मन मिल जाए। तो उस बंदे ने पैसों के नाम से अपने बच्चों के पास रहने से मना कर दिया कि मेरी फाइल आगे बढ़ा दो, मुझे नहीं रहना। उस दिन मुझे ये हो गया था ये अपने बच्चों का नहीं है तो मेरा कहाँ से हो जाएगा। तब मैंने ये सोच लिया था कि ये जब बच्चों का नहीं है तो मैं इस पे क्यों भरोसा करूं, मुझे मेरे बच्चों का खुद सोचना है। तब मेरे को ये हो गया था, मैंने उसी दिन आके ये बोल दिया था अपनी दीदी को, भाई को, अब नहीं, आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि उसको भूल जा, बच्चों पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे, पर मैं नहीं मानी। पर अब मैं उस चीज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैंने देख लिया वो आदमी अपने बच्चों का भी नहीं है। उसके बाद मैंने अपने YouTube चैनल पे मन लगा के काम करना स्टार्ट कर दिया, दिन रात एक कर दिए। एक मेरा वेट लॉस भी हुआ था उस दौरान। मुझे ये था कि बस किसी भी तरह चैनल अपना लेके जाना है, नहीं पता था कैसे जाएगा क्या करना है, बस ये था कि मेहनत करनी है, बाकी ऊपर वाला है। दिन रात मेहनत करती, बच्चों को भी संभालती। ऐसा टाइम आया, भगवान ने परीक्षा भी बहुत ली है मोनोटाइज के टाइम पे। उसी टाइम पे मुझे मोनोटाइज के लिए, मतलब लास्ट टाइम चैनल बिल्कुल अच्छे उस पे, और मेरी मम्मी बीमार हो गई। तो मम्मी को भी संभालना, चैनल को भी संभालना, बच्चों को भी देखना, हर चीज, कहते हैं ना माइंड को डिस्टर्ब तो होता ही है अगर घर में मम्मी बीमार है, तो पापा पहले ही नहीं है। तो वो परीक्षा की घड़ी थी, वो भी हमने पार की। जिस टाइम पे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मेरी मम्मी बीमार थी, हम वो खुशी भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। पर उन लोगों को जब ये बात पता चली कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, उन लोगों को इतनी आग लगी, वो लोग इतनी गालियां बक रहे थे, वहां पे लड़ाई हो रही थी कि अब तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब तो वो अभी उसका भाई इतना सपोर्ट कर रहा था, तो अब तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, वो क्यों आएगी। चलना है, और फिर बच्चे भी वही सीखेंगे जो मेरे ससुर से मेरे हस्बैंड ने सीखा, गाली गलौज। मेरी सास पिटती आई है इतने सालों से, दादी सास पिटी है, फिर हमारा नंबर आगे बच्चे भी यही सीखेंगे। तो फिर मैं अपने यूट्यूब पे, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, उन लोगों को आग लग गई कि अब तो ये बिल्कुल नहीं आएगी। फिर मेरा यहाँ तक कि जब मेरा पिन आया तो उन लोगों ने हदें पार कर दी। गांव फोन कर रहे हैं, मेरे गांव फोन कर रहे हैं, चैनल मोनेटाइज हुआ तब भी, जो चाचा ताऊ होते हैं अड़ोस पड़ोस के, उनके पास के या तो फैसला या समझौता। उनको पता है कि भाई फैसला तो ये करेंगे नहीं, समझौता क्या पता हो जाए। तो उस टाइम पे मेरे भाई ने हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट किया। जो लोग उस टाइम पे पंचायती बने थे, जिन्होंने ये सलाह दी कि या तो फैसला करो या फिर समझौता करो, उस टाइम पे मेरे भाई ने उनको साफ स्पष्ट जवाब दे दिया था, ना हम फैसला करेंगे ना हम समझौता करेंगे, क्योंकि समझौता, हम अपनी बेटी को, बहन को वहां भेजेंगे नहीं उन जानवरों में, और तलाक हम देंगे नहीं, क्योंकि जब मेरी बहन शादी नहीं करेगी, बच्चों पे अपनी जिंदगी काटेगी, बच्चों को पालेगी, तो वो कैसे अपनी जिंदगी जी सकता है। उसको भी हक नहीं है जब दो बच्चों की जिंदगी खराब करके, मेरी बहन की जिंदगी खराब करके वो चैन से जी ले, उसको भी शादी नहीं करने देंगे, तो तलाक भी नहीं देंगे। हालांकि घर परिवार के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि दो ही काम होते हैं, या फैसला या समझौता। मेरे भाई ने उस सामाजिक जो टट्टू बैठे थे ना समाज के, उनको इग्नोर करके ये बात बोल के मेरे घर में कितनी बार तुम लोग आए हो ये पूछने के, बेटा तेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ था तेरे ससुराल में, तेरे साथ क्यों अलग रह रही है, खाया पिया है कि नहीं, खर्चा कौन कर रहा है, कितनी बार आए हो तुम लोग। तब उसके बाद फिर घर परिवार के लोगों ने भी हमारे मामले में बोलना छोड़ दिया। नहीं तो देखिए, कोशिश होती है और एक औरत को हर तरीके से दबाने की। एक टाइम था जब मैं शुरू शुरू में आई थी, तब मुझे ये फील होता था लोग क्या कहेंगे। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मुझे ये फील होने लगा कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, जो चीज मैंने कभी नहीं सोची थी। और ये चीज वो भी नहीं सोच सकते थे, उन लोगों को ये था, देखिए मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, यहाँ तक कि मैंने ट्यूशन पढ़ाया, तब भी मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली थी, तू ट्यूशन पढ़ाएगी,
क्योंकि मैं उन 10 सालों में, मैंने भले ही बीए पास कर रखे, लेकिन मैं उन 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ गृहस्थी में उलझ के रह गई थी। मैंने कभी इस चीज की तरफ सोचा नहीं कि खुद से कुछ करूं, कोशिश की तो भी दबा दिया गया। तो उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कुछ करूंगी। और रही बात उनकी सच्चाई बताने की, तो वो बात मैंने मेरे चैनल पे जाके देखना, 9 महीने तक मैंने कुछ नहीं बताया। जब उस घटिया आदमी ने मेरे बच्चों को ठुकरा दिया और मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन लगाए, जिस आदमी के साथ मैंने 10 साल गुजारे, उस आदमी ने मुझे ये सिला दिया, मेरी इतना कुछ मैंने उसके लिए किया उस चीज का, तो मुझे वो चीज फील हुई कि अब नहीं। तब मैंने उनकी सच्चाई खोलना शुरू किया था, कि अब तक मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि अगर मैं उनकी सच्चाई बताती हूँ और कल को मुझे वहां जाना पड़े, तो देखिए वो बात नहीं रहती। कोई भी लेडीज नहीं चाहती कि उसकी घर गृहस्थी बर्बाद हो, वो चाहती है कि उसकी घर गृहस्थी चाहे किसी तरह, बच्चे हो जाने के बाद, अगर बच्चे ना हो तो 1% लेडीज सोच भी सकती है, बच्चों के बारे में फिर औरत सोचे ना सोचे, एक माँ पहले सोचती है। तो चैनल मोनेटाइज हो गया, मैं अपने चैनल पे दिन रात मेहनत करने लगी। और आज मैं उन बहनों को एक बात मैसेज देना चाहूंगी जो इस सिचुएशन से गुजर रही हैं या गुजर चुकी हैं और मेंटली उसी से नहीं निकल पा रही हैं। तो देखिए, एक तो सबसे पहले ये सोच बिल्कुल ना रखे कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी, मैंने भी नहीं सोचा था। तो अपने पैरों पर खड़े हो, कुछ ना कुछ, चाहे सिलाई करे, कढ़ाई करे, बुनाई करे, 2 पैसे का रोजगार जरूर करे, खाली ना बैठे। अगर कोई कम पढ़ी लिखी है तो पढ़ाई करे, स्टडी करे, दोबारा से स्टार्ट करे, खाली ना बैठे। मैं दिल से उन बहनों को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं अपने चैनल पे भी ऐसी मोटिवेशन वाली बातें बताती हूँ। आज की वीडियो सिर्फ बताने का मकसद यही है। हालांकि मेरे साथ जो होना था सो हो गया। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मैं चैनल पे काम कर रही हूँ। भगवान ने चाहा तो आगे मैं अपने बच्चों की भी परवरिश अपने खुद से, अपने दम पे कर पाऊंगी। और लेकिन आज का सिर्फ वीडियो का मकसद ये है कि उन बहनों को मैं जागरूक कर सकूं जो मेरे जैसी सिचुएशन से गुजर चुकी हैं, गुजर रही हैं, जिनके मायके वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते। उन मायके वालों को भी मैं कहना चाहूंगी कि समाज की परवाह ना करते हुए अपनी बेटी की हेल्प करें, उसको अकेला ना छोड़े ऐसे जानवरों के बीच। और कुछ ना कुछ भाई अपना करते रहे, सिर्फ हस्बैंड पे डिपेंड ना रहे कि हस्बैंड कमा रहा है, हम घर में हैं, ठीक है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और टाइम का एक कुछ नहीं चीज और, अगर स्टार्टिंग में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है, धोखा हुआ है, तो घर वालों को बताओ और घर वालों को भी उनका साथ दो भाई, अपने हाँ बल्लू का। हाँ, ये चीज और है कि हम क्या सोचते हैं कि ले अब ये लोग सुधर जाएंगे, अब क्या पता ये आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्या पता बच्चे हो जाने के बाद ये लोग सुधर जाएंगे। ये जो सोच है ना हम औरतों की, और कुछ मायके वाले भी यही सोच देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, 1-2 साल में सब ठीक हो जाएगा। पर जो ऐसा सोचते हैं ना, 100 में से कोई 10% लोग ही ऐसे हैं जो आगे चल के सुधरते हैं, बाकी 90% लोग जो हैं और ज्यादा गंदे ही होते जाते हैं, मतलब उनकी सोच और ज्यादा घटिया होती जाती है। वो सोचते हैं औरत पैर की जुत्ती है, ये कुछ नहीं कर सकती। मेरे ससुराल वालों की भी यही सोच थी कि जो औरत, मैं बस से ट्रेवल नहीं कर सकती थी, मुझे डर लगता था, मेरे घर वाले मुझे बस में नहीं भेजते थे कि कहीं बच्चों को घुमा दूं, खो दूं। तो उनको ये था कि जो औरत बस में सफर नहीं कर सकती वो आगे क्या यूट्यूब चैनल चलाएगी, क्या करेगी। तो उनको दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। जब मेरा चैनल चला है तो उनको, मैं चाहे किसी के लिए ना हूं, पर उन लोगों के लिए एक किस्म से मिसाल ही लगा लो कि उन लोगों को ये धक्का लगा है कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने पैर, मैंने चैनल चला लिया। तो वही प्रियंका उन ने लोगों को, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना या मत करना, पर प्रियंका का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और उसके चैनल पे सारी वीडियो देखो जाके, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है वो, और उसने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बता रखी है। और ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करो, ये समाज ही है जो ऐसी लड़कियों को ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो ऐसी लड़कियों को जरूर सपोर्ट करो। और मेरी उन पेरेंट्स से भी सबसे रिक्वेस्ट है जिसके लड़के इस टाइप से साइको के मरीज हैं, उनको एक डॉक्टर को दिखाओ, साइकोलॉजिस्ट को, शादी से पहले उसका इलाज करवाओ। जब वो ठीक हो जाए तब उसकी शादी करो। ऐसे किसी की लड़की की जिंदगी मत खराब करो। ये सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे इस टाइप की बीमारी से जूझ रहे हो।
अदरवाइज तो जो बिल्कुल। रिजल्ट प्रियंका का रहा है ऐसा और भी लड़कियों का होगा आगे। तो सभी को इस बात पे और ना ध्यान देना और इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और फिर दोबारा कह रही हूं मैं कि प्रियंका के चैनल पर जरूर जाना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी चैनल का। भाई देखिए यूट्यूब फैमिली, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हम इस घंटे सवा घंटे की वीडियो में नहीं बता पाते, क्योंकि 10 साल की जो मेरी जर्नी है, जो मैंने झेला है, वो हम चाहकर भी 1 घंटे में नहीं बता सकते। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने अपने चैनल पे बताई हैं। यहाँ तो सिर्फ मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई है। तो मैं तो यही कहूंगी सभी बहनों से कि खाली ना बैठे, अपना कुछ ना कुछ करते रहें। और भाई उन भाइयों को, उन मायके वालों को कि बेटी को किसी भी हालत में अकेला ना छोड़े। ऐसे जानवरों के बीच उसको वो नोच खाएंगे, उसको अकेला मत छोड़ो भाई। सपोर्ट करो ताकि किसी की हिम्मत ना पड़े, किसी की बेटी को, किसी की बहन को ऐसे जानवर से मार खाने की, जो उसे जानवरों की तरह मारे, ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के मारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम और लड़की के पेरेंट्स को भी ना अपनी बेटियों का जरूर साथ देना चाहिए। इस टाइप की अगर देना कोई चाहिए। स्टोरी होती है तो ये मत सोचो समाज क्या कहेगा। समाज क्या और है, समाज एक हम मैसेज सभी लोगों से मिलके बना है समाज। एक मैसेज और है कि कोई भी बहन ये मत सोचो कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम क्या करेंगे। हर इंसान में एक ना एक टैलेंट जरूर होता है, पर हम कई बार क्या होते हैं, उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते। तो रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना सोचे। अगर आप पढ़ाई लिखाई में नहीं हो तो आप क्या पता सिलाई कढ़ाई, मतलब हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है। अपने टैलेंट को पहचानो। एक औरत कभी कमजोर नहीं होती, बस वो एक टाइम होता है वो समझ नहीं पाती। अगर औरत वो चीज समझ लेना कि तुम में क्या टैलेंट है, तो कोई औरत कमजोर नहीं है। आदमी ऐसा नहीं है कि आदमी से औरत कमजोर है, बल्कि आदमी कमजोर है, औरत नहीं। क्योंकि औरत जो कर जाएगी ना, वो आदमी कभी नहीं कर सकता। और ये सब आप जानते भी हैं। बाकी इस समाज के ढकोसलों से बाहर निकलो। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हमें सोचना ही नहीं है। कोई समाज नहीं आता जब हम खाली पेट सोते हैं। मेरे बच्चों के सर पे छत नहीं है, मैं रेंट पे रह रही हूँ, रेंट टाइम पे देने को नहीं है, खाने के लिए मेरे बच्चों के लिए पूरा खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कोई समाज देने नहीं आता, ना कोई समाज पूछने आता है। तो समाज की तो चिंता छोड़ ही दे। कुछ कानून का सहारा ले, कुछ अपने मायके वालों का सहारा ले, आगे बढ़े, अपने समाज का टैलेंट अगर को मानना है पहचाने। तो समाज की ऐसी चीजें मानो ना। ये जो भाग के शादी करते हैं वो मत करो। गांव की गांव में शादी करते हैं वो मत करो। लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, 3 3 4 4 बच्चे छोड़ के, वो मत जाओ। ऐसी चीजें मानो ना समाज की। हाँ, जो ऐसी चीजें क्यों नेगेटिव मानते है हो समाज की कि भाई वो बेचारी 10 साल से वहां पे जूझ रही है और वो समाज के चक्कर में अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रही। ये ऐसी जो चीजें सोच कभी है, मत मानो। ये जो सोच है कि ससुराल में ही रहना पड़ेगा, अब तो औरत का काम ही यही है, औरत तो पिटने के लिए है, ये सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो, उस चीज से बाहर निकलो। कोई समाज कुछ नहीं होता, समाज हम जैसे लोगों से ही बनता है। हम अपनी सोच ऊपर लेके जाएंगे ना, तो समाज की सोच ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं है। बाकी सब अपना टैलेंट पहचानो, निकलो। जो बहन मतलब घुट घुट के जी रही है ना, उस चीज से बाहर निकलो। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी इस वीडियो से अगर कोई बहन मोटिवेट होती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी बहन के काम आई, किसी बहन को उस चीज से बाहर निकालने के लिए काम आई। और एक मैं सभी पेरेंट्स को एक बात और बोलूंगी कि ना अपनी बेटियों को पढ़ाओ जरूर। एजुकेशन बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए भी जरूरी है एजुकेशन तो, पर लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको अपने पैरों पे खड़ा करो ताकि कल को जो प्रियंका के साथ हुआ है वो आगे उसके साथ जाके ना हो। एक और मैसेज है, वही बात है, लड़कियों के लिए जितने मैसेज दिए जाए उतने कम है। एक मैसेज और है, मायके वाले क्या करते हैं, अपनी बेटी को देते तो गिफ्ट के तौर पे है, पर उसको नाम दहेज का दे दिया जाता है। तो वो सामान ना देके, वो वो ढकोसले ना करने की बजाय अगर बेटी के नाम या तो कोई प्लॉट या कुछ ऐसा सेविंग करे कि कल को अगर उसको ससुराल से धक्के भी लग जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आन पड़ती है कि उसको, अब देखिए मुझे 10 सालों में पता नहीं कितनी बार ये चीज सुनने को मिली है, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, मेरा घर है।
नहीं, अगर तो मैं इसको एक प्रियंका बेटी को इस बात पे मैं एक और बात बोलूंगी कि ये दहेज ना दे के, ये आप जैसे प्लॉट बोल रहे हो, भाई आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप आपके हिसाब से ये बात ठीक है, प्लॉट दे दो। पर मेरे हिसाब से अगर लड़की को एजुकेशन देके उसको अपने पैरों पे खड़ा करके अगर उसकी शादी की जाए तो वो अपना घर खुद बना लेगी। उसको दहेज देना है तो एजुकेशन का दो, जॉब का दो। एजुकेशन तो है ही, एजुकेशन तो सबसे पहले। लेकिन अगर बहुत से माँ बाप क्या करते हैं कि फ्रिज, टीवी, कूलर, मतलब बेटी की सुख सुविधा देखते हैं। हम्म। अगर सबसे पहले तो एजुकेशन है, अगर फिर भी अगर सोचो ना, तो अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी ऐसी सेविंग करके रखो, कल को वो वहां रहकर अपनी स्टडी कर सके, अपने कोई जॉब कर सके, उसको ये ना सुनना पड़े बात बात पे कि मेरा घर है। बिल्कुल। हस्बैंड जो है ताना मारता है ना कि मेरा घर है, तो उसके सर पे अगर, हाँ, अगर वो एजुकेटेड है, जॉब करती है, तो वो अपने सर पे छत कर लेगी। वो सब कुछ कर औरत लेगी। मैं नहीं मानती बिल्कुल, उसको दहेज देने की किसी जरूरत भी ही नहीं पड़ेगी आपको, वो सब कर जरूरत लेगी नहीं अपने लिए। पड़ती। बिल्कुल। भाई कोशिश तो रीनू यही रहेगी कि हम ये समाज की सोच बदले। अब देखते हैं इस वीडियो से कितनी बहनें मोटिवेट होती हैं, कितने लोग मोटिवेट होते हैं, कितना असर पड़ता है, वो सब तो अब इन्हीं पे डिपेंड करता है। हम्म। बाकी हम तो यही कहेंगे कि जितना हो सके अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनो, तो प्रियंका पढ़ो। ने बहुत अब अच्छा मैसेज दिया है, प्रियंका की स्टोरी से बहुत अच्छा मैसेज मिला है कि हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में 10 साल वो समाज की बंदिशों में बंधी रही, बट एटलीस्ट उसने 10 साल बाद स्टेप उठाया, वो अपने बच्चों को पाल रही है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है, वो अपना यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से चला रही है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और किसी बहन की इस टाइप की स्टोरी हो तो मेरी ईमेल आईडी है renusindu86@gmail.com, स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी। तो इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हो और मेरे को अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो। मैं आपको कॉल करके आपकी स्टोरी सुन के और आप यूट्यूब पे जरूर डालेंगे। कि कोई भी अपनी स्टोरी से ऐसे इस टाइप का मोटिवेशनल मैसेज देना चाहती है या अपनी बहनों को ऐसे जागरूक करना चाहते हैं जैसे अभी प्रियंका ने किया कि ऐसे दब के मत रहो, अदरवाइज तो लाइफ ऐसी बुरी हालत हो जाएगी। जैसे प्रियंका ने पूरी स्टोरी अभी सुनाई है, आपने सबने सुनी भी है। और भाई मेरे चैनल पे भी बहुत सी बहनें आई हैं मोटिवेट होके। और आगे भी मैं यही कहूंगी, अगर किसी बहन के साथ कोई गलत हो रहा है तो मेरा चैनल भी है प्रियंका धारीवाल के नाम से, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं जरूर करूंगी। हाँ जी, और मैं ना प्रियंका के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहां से प्रियंका के चैनल पे जरूर जाएं, इसको जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि देखो ये हिम्मत करके यहाँ तक आई है। अब आगे इस समाज का अगर कर्तव्य बनता है ना, तो ये बनता है कि उसको सपोर्ट करो, उसके चैनल पे जाओ, उसकी वीडियो देखो, उसका चैनल सब्सक्राइब करो और आगे भी शेयर करो। उसकी हिम्मत बढ़ना है तो ऐसे बनो। तो भाई आप सभी का धन्यवाद। और अगर वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।